डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 101। काव्या को गलती का एहसास। काव्या अपने रूम में अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसकी गोद में तकिया पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मायूसी नजर आ रही थी। तभी उसके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। आवाज सुनकर काव्या दरवाजे की ओर देखती है। दरवाजे पर रामू काका खड़े थे, जिनके हाथ में एक ट्रे थी। काव्या, बिटिया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? रामू काका, आपको मेरे रूम में आने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, काव्या ने कहा। क्या करे बिटिया, आजकल डर लगता है, पता नहीं हमारी कौन सी बात का आपको बुरी लग जाए, इसलिए सोचा अंदर आने से पहले पूछ ले। उद्धरण चिन्ह। रामू काका, मैंने अपनी गलती के लिए कितनी बार आपसे माफी मांगी है। प्लीज अस्पताल, मैंने जो भी कहा, क्या आप अब उसे भूल नहीं सकते हैं? कब तक मुझे उसके लिए ऐसे ताने देते रहेंगे? क्योंकि मैं आपके ऐसे ताने सुन नहीं सकती, काव्या नाराजगी जताते हुए कहा। बिट छोटी, यह हमारी इतनी औकात कहा कि हम काव्या सिंह को ताना दे? रामू काका ने कहा। प्लीज रामू काका, आप मुझसे इस तरह बात ना करें, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप इतने में ही दुखी हो गई और आपने जो किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? इतना सुनते ही काव्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रामू काका टॉपिक बदलते हुए बोले, चलिए उसे छोड़ो, आप आज घर पर क्या कर रही है? आज आपको अपनी दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना? नहीं। और रामू काका, मन नहीं है कहीं जाने का। कहते समय काव्या के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। रामू काका काव्या की मायूसी देख लेते हैं। उन्होंने कहा, बोलिए, अब आपने ऐसा क्या किया जिसका आपको बुरा लग रहा है? ये सुनते ही काव्या रामू काका की ओर देखती है। काव्या के चेहरे पर एक गिल्ट नजर आ रहा था, लेकिन काव्या रामू काका की बात को नकारते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया जिसका मुझे पछतावा हो। अगर ऐसी बात है तो हाँ, मारी नजरों में देखते हुए बोले, फिर शायद हम आपकी बात का यकीन कर ले, रामू काका ने कहा। लेकिन काव्या अभी भी नहीं मानती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो मुझे सही लगा मैंने वही किया था। फिर बिटिया, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? वो मैं काव्या कहना चाहती है, लेकिन बोल नहीं पाती है क्योंकि उसे पता था उसने जो किया वो गलत था। अब बताओ तुमने क्या किया? काव्या रामू काका की बात मानती है और रामू काका को मूननाइट क्लब में जो हुआ सब बता देती है। इसका मतलब आपने अपना बदला लेने के चक्कर में उस लड़के और लड़की की दोस्ती तुड़वा दी और उसकी मजबूरी का फायदा भी उठाया। आप जानती थी उस लड़की के लिए उसकी नौकरी कितनी जरूरी है, इसलिए आपने उसे नौकरी के नाम पर डराया। लेकिन इसका अंजाम तो वही हुआ जो आप चाहती थी, तो फिर अब आप उदास क्यों है? आपको तो अपनी दोस्तों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए और आप है अपने कमरे में अपने चेहरे पर मायूसी लिए हुए बैठी है। रामू काका ने काव्या की ओर देखते हुए कहा। लेकिन काव्या कुछ नहीं कहती है। उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। उसे रामू काका के शब्द नुकीले तीरों की तरह लग रहे थे। ठीक है, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हम सिया को बुला दे ताकि आप उसके साथ पार्टी कर सके? ठीक है रामू काका, बहुत हो गया। हम मानते हैं हमने जो भी उस लड़की के साथ किया उसके लिए हमें बुरा लग रहा है और शायद उसकी फैमिली के बारे में जानने के बाद और भी बुरा लग रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हमें बुरा क्यों लग रहा है, जबकि उस लड़की ने हमारे प्यार को हमसे छीनने की कोशिश की। काव्या ने रामू काका की ओर देखते हुए कहा। रामू काका काव्या के बगल में बैठे और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, क्या आपको सच में लगता है कि उसने आपके प्यार को छीनने की कोशिश की? क्या मतलब है आपका? काव्या बिटिया, हमारा कहने का मतलब साफ है। इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ भी छीन सकता है, चाहे वो दौलत हो या जायदाद, नौकरी, गाड़ी, बंगला, कुछ भी छीन सकता है, लेकिन कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान से उसका प्यार नहीं छीन सकता है। अगर वह लड़का तुमसे सच में प्यार करता है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती है। उसके दिल में हमेशा तुम रहोगी, लेकिन अगर उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह न ही है, फिर तुम चाहे उसे अपने पास कितना भी रख लो, तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। तो फिर मुझे अपने प्यार को पाने के लिए क्या करना चाहिए? मासूम से शक्ल बनाते हुए काव्या ने कहा। अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम मानोगी? हाँ, वादा करती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। पहले आप ये बताइए, जिस लड़की के साथ आपने इतना बुरा किया है उसके परिवार में कौन है? रिया का नाम आते ही काव्या के चेहरे पर उदासी छा जाती है। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। उसके परिवार में उसकी माँ और 2 छोटे भाई बहन हैं, दोनों हाई स्कूल में हैं। और पिता? काव्या अपना सर ना में हिला देती है। इसका मतलब घर के सारी जिम्मेदारियां और उस लड़की के कंधों पर ही है। काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है। अब समझ आया आपको बुरा क्यों लग रहा है। मुझे खुशी इस बात की, कम से कम आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे ये तो होना ही था, कब तक आप अपने दिल की बात को नजरअंदाज करती रहती?
अब आपको सबसे पहले उस लड़की से अपनी गलती की माफी मांगेगी। लेकिन आपने कहा था ना कि आप हमारी सारी बात मानेंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी क्या इज्जत रहेगी कि हम उस लड़की से माफी मांगे जिस लड़की ने हमें सबके सामने थप्पड़ मारा। हम एक काम कर सकते हैं, उसे कुछ पैसे दे देते हैं, उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, हम कर सकते हैं। लेकिन माफी नहीं मांग सकते। आखिरकार काव्या है, सिंह की रिस्पेक्ट का भी तो सवाल है। हाँ यही सही रहेगा, 50 लाख या फिर 1 करोड़, आपको क्या लगता है इतना ठीक रहेगा उसके लिए? वह जिंदगी भर हमारा शुक्रिया अदा करेगी। रामू काका उठकर जाने लगते हैं और उठते हुए बोलते हैं, अगर आपको हमारी बात माननी नहीं थी तो झूठ क्यों कहा कि आप हमारी बात मानेंगी? काव्या फिर से रामू काका का हाथ पकड़ते हुए वापस से बैठा लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक वेट्रेस से माफी मांगूं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर फिर भी मैंने माफी मांग ली तो उस लड़की को क्या मिलेगा? लेकिन अगर हम उसे पैसे देते हैं तो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम उसकी लाइफ की कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वह और उसका पूरा परिवार मुझे दुआ देगा और आप चाहते हैं मैं उससे माफी मांगूं। अब क्या करें, आपका कैसे समझाएं आपको? रामू काका काव्या के सामने हार मान लेते हैं। देखिए रामू काका, समझने की कोशिश कीजिए। आखिरकार का व्या सिंह की रेपुटेशन का सवाल है। जो भी हो, मैं एक वेट्रेस से माफी नहीं मांग सकती। ठीक है, लेकिन आपको अगली मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? पहले वादा कीजिए मानेगी। ठीक है, अगर आप मुझे उस लड़की से माफी मांगने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, उसके अलावा मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ। उस लड़के से माफी मांगो। कौन सा लड़का? वही जिसे आप प्यार करती हो। क्या नाम था उसका? मुझे याद नहीं आ रहा। भूलने का नाटक करते हुए रामू काका ने कहा। रामू काका, इतना भी मुश्किल नहीं है उसका नाम रॉबिन है। हाँ सही कहा, उससे माफी मांगेंगी। लेकिन कुछ देर पहले आपने वादा किया था। ठीक है, सच में? हाँ आपन हमारी बात इतनी आसानी से मान ली, इसका मतलब आप पहले से ही उससे माफी मांगने के लिए तैयार थी और इस बार उसका दिल जीतने की कोशिश कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं। ठीक है कहते हुए काव्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अब उसके चेहरे पर उदासी का नामो निशान नहीं था। रामू काका से बात करने के बाद वह बेटर फील कर रही थी। काव्या अपनी जगह से उठती है। अब तुम कहाँ जा रही हो? मून नाइट क्लब, रॉबिन से मिलने। लेकिन खाना वह आप खा लीजिए, बाय। इतना कहकर काव्या निकल जाती है। ये लड़की भी ना। रामू काका ने काव्या को जाते हुए देखा और कहा, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर ऑफ थे रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 102, वेयर इज रॉबिन। मून नाइट क्लब में काव्या एंटर करती है और वह बार काउंटर पर रॉबिन को ढूंढने लगती है, लेकिन रॉबिन की जगह पर इस समय कोई और था। काव्या उस बार टेंडर से पूछती है, हेलो मिस्टर, वेयर इज रॉबिन? तभी पीछे से आवाज आ जाती है, रॉबिन आज क्लब नहीं आया है। काव्या आवाज की ओर पलटती है और पीछे देखती है, उसके सामने जूली खड़ी थी। जूली, तुमने सही सुना, मैंने कहा रॉबिन आज क्लब नहीं आया है, इसलिए तुम्हारा या उसे ढूंढना बेकार है। काव्या, क्यों? जूली ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, ये सवाल तुम पूछ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने कल क्या किया था? तुम्हारी वजह से रॉबिन ने रिया से इतना कुछ कहा, और तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ कहने के बाद रॉबिन की इतनी हिम्मत होगी कि रिया की आंखों में आंखें मिल पाए और वह इस क्लब में वापस आ पाए? मुझे यकीन है मैं कई दिनों तक मूननाइट क्लब नहीं आने वाला, इसलिए तुम यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम खराब कर रही हो। काव्या के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। जूली आगे कहती है, काव्या मैं जानती हूँ तुम रॉबिन को पसंद करती हो और तुम्हारी आंखों से वह दिखता भी है कि तुम रॉबिन को सच में पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम इस वजह से बाकी लोगों को परेशान कर रही हो? रिया की क्या गलती है कि तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया? काव्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ऐसा बर्ताव करने से तुम्हें रॉबिन मिल जाएगा? जहां तक मैं रॉबिन को जानती हूं, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वह तुमसे इतना दूर हो आएगा कि तुम चाहकर भी उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगी। काव्या ने कहा, तुम जानती हो मुझे सलाह देने का अंजाम क्या हो सकता है? तुम मुझे भी जॉब से निकल सकती हो, लेकिन मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। मुझे जो कह ना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम आगे क्या करना चाहती हो। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुम्हें सच में रॉबिन चाहिए तो तुम उसे सिर्फ प्यार से हासिल करना होगा, अपनी ताकत से नहीं। अगर फिर भी तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। जूली उसे इतना कुछ कहे जा रही थी, लेकिन फिर भी काव्या कुछ नहीं कहती है। उसे एहसास था कि उसने गलती की थी और जो जूली कह रही है वह सही है, लेकिन अभी भी काव्या अपनी गलती जूली के सामने नहीं मनाना चाहती थी, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। जब भी बाहर जा रही थी तब उसकी टक्कर रिया से हो जाती है। रिया को देखकर काव्या वही खड़ी हो जाती है, वही रिया काव्या की ओर अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। काव्या को क्लब में देखकर रिया को लगा कि काव्या उसे आज जॉब से निकलने आई होगी, इसलिए उसने कहा, रिया ने कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं आज ही जॉब से रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। मैं तुम्हें कल से यहाँ नहीं दिखूंगी, मैं बस अपना पेमेंट लेने आई थी।
फिर चली जाओगी। काव्या कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन जब वह रिया की मुंह से रेजिग्नेशन लेटर का नाम सुनती है तो वह अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए उसने कहा, तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकलवाना चाहती और मैं तुमसे। काव्या आगे कहना चाहती थी लेकिन कहते कहते रुक जाती है। रिया और जूली दोनों ये सुनकर हैरान थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि काव्या ने कुछ देर पहले क्या कहा। क्या काव्या सच कह रही है कि वह यहाँ पर रिया को जॉब से निकलवाने के लिए नहीं आई है? रिया ने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसे अभी भी काव्या की बातों पर भरोसा नहीं था। काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है और आगे कहने की कोशिश करते हुए करती है, और मुझे तुमसे। लेकिन फिर वह कहते कहते रुक जाती है। क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। काव्या जो कहना चाहती थी उसे वह अपने मन में रख लेती है। और हाँ, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकलना नहीं चाहती हूँ, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह अपना काम कर सकती हो। फिर वह जूली की ओर देखते हुए बोली, तुम चाहो तो इसकी सैलरी भी बढ़ा सकती हो, ये काफी अच्छा काम करती है। जूली और रिया दोनों ही काव्या की और हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक अब इसे क्या होगा। एक दिन पहले ये कुछ और थी और आज की कुछ और है। आज उन्हें काव्या का अलग ही अंदाज दिख रहा था। रिया के चेहरे पर एक हल्की सी आ मुस्कान थी। वह झुकते हुए काव्या से कहती है, थैंक यू वेरी मच। काव्या रिया की मुस्कान देखकर बोली, तुम मुस्कुरा रही हो लेकिन क्यों? क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? बिल्कुल नहीं, आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला, इससे अच्छी बात मेरे लिए और या हो सकती है, और गुस्सा वह तो मैं हो ही नहीं सकती। वैसे रिया गुस्सा तो थी, लेकिन ये बात वह काव्या को कैसे बात सकती है? क्या तुम मुझ पर सच में गुस्सा नहीं हो? क्या तुम कल वाली बातें भूल गई? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम गुस्सा नहीं हो? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपके ऊपर गुस्सा करूं? मैं तो आपका एहसान मानती हूं कि आपने मुझे जॉब से नहीं निकला, और वैसे मैंने आपको थप्पड़ मार था और उसके लिए मैं छोटी ईला से माफी मांगती हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। झुकते हुए लिया ने कहा। काव्या अपने मन में सोचती है, ये लड़की सच कुछ ज्यादा ही याची। अब इसका ऐसा बर्ताव देखकर मुझे और बुरा लग रहा है, मुझे इसे जाना चाहिए, वरना इसे देखकर मुझे और गिल्ट फील होगा। काव्या बिना कुछ कहे क्लब से निकल जाती है। काव्या के जाने के बाद जूली रिया के पास आती है और कहती है, क्या ये काव्या सिंह ही थी? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसमें किसी की आत्मा आ गई हो। मैंने पहली बार इसे इतना सॉफ्ट देखा है। मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ, लेकिन जो भी, कम से कम अब मेरी जॉब तो मेरे हाथ से नहीं जाएगी। मैं दोबारा कभी भी काव्या से उलझना नहीं चाहती। जूली ने कहा, और रॉबिन का क्या? क्या तुम उसे भूल पाओगी? अगर रॉबिन ने कभी काव्या का प्यार सच में अक्कपट कर लिया तो तुम उन दोनों को साथ में देख पाओगी। हल्की मुस्कान के साथ रिया ने कहा, रॉबिन कभी मेरा था ही नहीं, और जो मेरा था ही नहीं उसे खोने का गम कैसा मेरे नसीब में। अगर प्यार होगा तो एक ना एक दिन वो मुझसे टकरा ही जाएगा। जूली, मुझे भी उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जल्द ही मिल जाए। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 103। रॉबिन ने किया काव्या से मिलने से इनकार। काव्या रॉबिन को ढूंढने के लिए मून नाइट क्लब पहुंची थी, लेकिन उसे रॉबिन वहां नहीं मिला, इसलिए अब वह उसके घर पर आ गई थी। काव्या रॉबिन की बिल्डिंग के सामने अपनी कार रोकती है। डार्क ब्लू कलर जीन्स और व्हाइट कलर की सिंपल टी शर्ट, साथ ही उसके बाल खुले थे। अंदर ही अंदर काव्या को घबराहट हो रही थी, आखिर वह कैसे रॉबिन का सामना करेगी और रॉबिन किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन वह एक लंबी सांस लेती है और कार से उतर जाती है और रॉबिन की बिल्डिंग में जाने लगती है। काव्या रॉबिन के फ्लैट के सामने खड़ी थी जब फ्लैट की डोरबेल बजाती है तो कुछ ही देर बाद रूम का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा रॉबिन ने खोला था। रॉबिन ने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल थोड़े से बिखरे हुए थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। काव्या को देखते ही उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन छा जाते हैं। वही काव्या को रॉबिन के एक्सप्रेशन की वजह पता थी। काव्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रॉबिन एक पल के लिए चुप रहता, फिर उसने कहा, बिल्कुल नहीं। काव्या को किसी ऐसे ही जवाब क्यों नहीं थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रॉबिन उसे ही डायरेक्ट ही मना कर देगा। काव्या ने कहा, रॉबिन मेरी बात सुनो। रॉबिन काव्या के शब्दों को बीच में ही काटते हुए बोला, गेट आउट, चली जाओ यहां से और मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। उद्धरण चिन्ह। काव्या रॉबिन की ओर आंखें फाड़कर देख रही थी। उसने सोचा नहीं था उसके साथ आखिर रॉबिन ऐसा बर्ताव करेगा। काव्या एक बार फिर से बोलने की कोशिश करती है, रॉबिन एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रॉबिन ने कोल्ड टोन में कहा, ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट है, इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। और इतना कहकर रॉबिन काव्या के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अचानक से मुंह पर दरवाजा बंद होने के कारण काव्या पीछे हट जाती है। काव्या अपने आप से कहती है, ये तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब ये सुनेगा ही नहीं तो मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगी, मैं इससे कैसे माफी मांगूंगी। काव्या चिल्लाती है, रोब छोटी ईना। इतना कहकर काव्या दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाना लगती है, लेकिन मानो रॉबिन को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह दरवाजा नहीं खोलता है। दरवाजे की दूसरी ओर रॉबिन खड़ा था। काव्या एक बार फिर से चिल्लाती
लाती है। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी काव्या सिंह हूँ। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया हो। एक बात याद रखना रॉबिन, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते तब तक मैं यहाँ से एक कहीं नहीं जाने वाली। मैं यही तुम्हारी बिल्डिंग के सामने खड़ी रहूंगी। काव्या इतना कहती है कि एक बार फिर से दरवाजा ओपन हो जाता है। रॉबिन ने कहा, तुम्हें जो करना है वह करो, आई डोंट केयर अबाउट यू, लेकिन दोबारा मेरे घर का दरवाजा खटखटाना की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यह मेरा घर है और मैं तुम्हें अपने घर के सामने टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। काव्या, रॉबिन तुम मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हो, मेरे साथ आज तक किसी ने भी ऐसा बर्ताव नहीं किया। रॉबिन चेहरे पर सार्कास्टिक मुस्कान के साथ बोला, हाँ क्या तुम्हारे साथ ऐसा, बताओ तो क्या करोगी तुम? मैंने ऑलरेडी जॉब छोड़ दी है तो तुम मुझे जॉब से निकालने की धमकी नहीं दे सकती, और रही तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की, तो एक बात याद रखना, मैं तुमसे डरता नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हारे पैसों से डरता हूं, इसलिए तुम जो चाहो कर सकती हो, आई डोंट केयर अबाउट यू। काव्या ने कहा, रॉबिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी एक बार बात तो सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रॉबिन ने एक बार फिर से काव्य की बात सुनने से इनकार कर दिया। प्लीज, तुम्हारे मुंह से प्लीज सॉरी जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। अगर तुम अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हो तो इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगा, सख्त लहजे से रॉबिन ने कहा। तो तुम मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हो? कोई बात नहीं, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी काव्या सिंह हूं, मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो जाते। मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें मेरे मुंह से कुछ सुनना ही नहीं है। तो अब हम तभी बात करेंगे जब तुम चाहोगे, और मैं तब तक यही तुम्हारे बिल्डिंग के सामने तुम्हारा इंतजार करूंगी। रॉबिन के माथे पर एक पल के लिए शिकन आ जाती है, उसे काव्या की बातों में कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। उसे यकीन था काव्या जो कह रही है वह वही करेगी, लेकिन फिर भी वह काव्या से बात करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा, तुम्हारा जो मन करे तुम वह करो, आई डोंट केयर। इतना कहकर रॉबिन एक बार फिर से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, जब तक रॉबिन तुम मुझे माफ नहीं कर देते हो तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहना काव्या रॉबिन के अपार्टमेंट से निकल जाती है और उसकी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही रॉबिन विंडो से कर्टन हटाकर देखता है, जैसा काव्या ने कहा था वह रॉबिन की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। रॉबिन अपने आप से कहता है, क्या सच में मुझसे माफी मांगने आए हैं? क्या इसे सच में अपनी गलती का पछतावा है? फिर अपने इस ख्याल को झटकते हुए रॉबिन ने अपने आप से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, काव्या जैसी लड़की कभी भी किसी से माफी नहीं मांग सकती है, जरूर इसका ये कोई नया नाटक होगा। वैसे भी ऐसी लड़की को किसी से भी माफी मांगने की आदत नहीं है, और यह ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा इंतजार कर सकती है, उसके बाद इंतजार करके अपने आप यहाँ से चली जाएगी। इतना कहकर रॉबिन कर्टन बंद कर लेता है। काव्या ने नीचे खड़े हुए देखा था कि रॉबिन विंडो के पास खड़ा था और कर्टन हटाकर उसे देख रहा था। काव्या ने अपने आप से कहा, मुझे पता है तुम्हें लगता है मैं ये सब नाटक कर रही हूं, इसलिए तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन जब तक तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी, और यह काव्या सिंह का वादा है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 104, बारिश में भीगती हुई काव्या। काव्या ने अपने आप से कहा, मुझे पता है तुम्हें लगता है मैं ये सब नाटक कर रही हूं, इसलिए तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करना चाहते हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन जब तक तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगी, और यह काव्या सिंह का वादा है। आर्यन को यही लग रहा था कि काव्या कुछ देर बाद परेशान होकर वहां से अपने आप चले जाएंगी। आर्यन इस समय अपने रूम में था, वह अपने दीवार पर लगे बोर्ड की ओर देख रहा था जहां पर उसने सभी की फोटोज लगा रखी थी। आर्यन अपने आप से कहता है, मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं कुछ दिनों में यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर मैं जितना भी पता कर सकता था मैंने वह सब कुछ कर लिया। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन पता लगा ने के लिए मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं है, मैंने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। शनाया और साहिल दोनों की सगाई टूट चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है शायद शनाया ये सगाई इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देगी, और अब साहिल बड़ी ही सनाया से प्यार करता होगा तो वह भी नहीं चाहता होगा कि यह सगाई टूटे, इसलिए वे दोनों कोई भी कदम उठाए उससे पहले मुझे दादाजी के खूनी का पता लगाना होगा, और अगर दादाजी के खून में शनाया का कोई भी हाथ है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं हर इंसान से बदला लूंगा जिसका दादाजी के खून में हाथ है। लगभग 2 घंटे बाद अभी भी काव्या आर्यन की बिल्डिंग के सामने उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन को यही लग रहा था कि काव्या अब तक शायद उसकी बिल्डिंग से जा चुकी होगी, इसलिए वह विंडो के पास आता है। वह कर्टन हटाकर देखता है, काव्या अभी भी वही खड़ी थी। शाम का समय हो चुका था, अब अंधेरा छाने लगा था, लेकिन काव्या अपने जगह से 1 इंच तक नहीं हिली थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और साथ ही ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ देर बाद जोरदार बारिश आने वाली है।
आर्यन काव्या को देखकर अपने आप से कहता है, ये लड़की अभी तक यहीं खड़ी है, आखिर ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। आर्यन अगले ही पल अपने आप से कहा, मैं भी देखता हूं तुम कब तक यहां पर खड़ी रहती हो, थोड़ी देर में वैसे भी बारिश होने वाली है, फिर तुम अपने आप यहां से चली जाऊंगी। इतना कहकर एक बार फिर से कर्टन को बंद कर देता है। काव्या ने देखा था कि आर्यन ने उसे देखा है, लेकिन फिर से एक बार उसे इग्नोर कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद काव्या अभी भी अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ी थी। बिल्डिंग का वॉचमैन काव्या के पास आता है और उससे कहता है, मैं आप कब तक यहाँ पर खड़ी रहेंगी, आप इस तरह से बिल्डिंग के सामने नहीं खड़ी रह सकती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि प्लीज आप अपन एक घर चली जाइए, या फिर अगर आप किसी का इंतजार कर रही है तो उसे बुला लीजिए। काव्या तिरछी नजरों से वॉचमैन की ओर देखते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम अपना काम करो, वैसे भी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए तुम्हें मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं नहीं जा रही तो मुझे बता दीजिए आप किसका इंतजार कर रही हैं, मैं उसे बुला लेता हूं। मैंने आपको पहले तीसरी मंजिल पर रहने वाले लड़के के साथ देखा है, क्या आप उसी का इंतजार कर रही है। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है तो प्लीज उसे सुझाने की कोशिश कीजिए। आप कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगी, थोड़ी देर में बारिश होने वाली, क्या आप बारिश में भी यही खड़े रहने वाली हैं। वॉचमैन को काव्या की फिक्र हो रही थी, लेकिन काव्या ने इस बार वॉचमैन के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वॉचमैन काव्या के जवाब का इंतजार कर रहा था कि उसी वक्त बारिश छोटे उरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही वॉचमैन अपनी जगह पर चला जाता है, लेकिन काव्या अपनी जगह से हिलती तक नहीं है, वह बारिश में भीगने लगती है। सिर्फ वॉचमैन ने ही नहीं बल्कि बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों ने भी काव्या को बिल्डिंग के सामने खड़े हुए देख लिया था। उनमें से कई लोगों को काव्या पर तरस रहा था, क्योंकि वह अकेली लड़की बारिश में भीग रही है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। वहीं दूसरी ओर आर्यन ने अपार्टमेंट में किचन में अपने लिए डिनर बना रहा था। जैसे ही उसे बारिश होने की आवाज सुनाई देती है, वह वापस से विंडो के पास जाता है और कर्टन हटाकर देखता है, काव्या अभी भी वही खड़ी थी। काव्या को बारिश में बड़ी ही खता देखकर आर्यन के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन छा जाते हैं। काव्या को इस तरह से बारिश में भीगता देख आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे काव्या की फिक्र होने लगी थी। वह नीचे जाने के लिए ने कदम दरवाजे की बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पर यह सोचते हुए रुक जाता है, अगर वह गया तो इसका मतलब उसने काव्या को माफ कर दिया। लेकिन वह काव्या को माफ नहीं करना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी आर्यन अपने कदमों को अपने अपार्टमेंट में ही रोक लेता है। आर्यन अपने आप को कोसते हुए बोला, प्लीज गॉड अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, ये लड़की बहुत जिद्दी और अजीब है। आखिर यह सब करके वह साबित क्या करना चाहती है, क्या सच में उसे अपनी गलती का इतना पछतावा है कि वह मुझसे माफी मांगने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी आर्यन के अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर आर्यन को लगता है कि काव्या एक बार फिर से उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होगी। उसे खुशी महसूस होती है। वह जल्द से जल्द दरवाजा खोलने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही आर्यन दरवाजा खोलता है, सामने 2-3 आदमी खड़े थे, जिसमें से एक उसकी दादा की उम्र का एक लड़का और एक उसके पिता की उम्र का था। आर्यन उन लोगों को अपने गेट के बाहर देखकर समझ नहीं पाया था आखिर वह उससे क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले कभी भी उन लोगों ने उसके अपार्टमेंट के डोरबेल नहीं बजाई, जबकि वह कहीं बिल्डिंग में रहते हैं। आर्यन ने कहा, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? तुम ही रॉबिन हो ना? लड़के ने कहा। रॉबिन अपना सर हाँ में हिला देता। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बिल्डिंग के बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रही, बाहर देखो काफी तेज बारिश हो रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड करीब आधे घंटे से बारिश में भीग रही है। अगर तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है तो उसे सुलझा लो, इस तरह से उसे परेशान न मत करो, और उसे देखकर लगता है वह तुम्हें बहुत प्यार करती है। रॉबिन ने इनकार करते हुए कहा, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आदमी ने कहा, अब तुम दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा क्या हो गया? तुम दोनों एकदम बड़े उसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं मानने से इनकार कर रहे हो। उस लड़की को देखकर साफ लग रहा है वह तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती है। अगर फिर भी तुम उसके प्यार को नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की फिक्र तो करनी चाहिए। वह लड़की करीब आधे घंटे से बारिश में भीग रही, हमने उसे कई बार वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हटने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। एक इंसान होने के नाते उसे बारिश में भीगने से रोको, उसकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है। आर्यन को आदमी की बात सही लग रही थी। भले ही काव्या और उसके बीच में कोई भी मनमुटाव चल रहा है, लेकिन वह इस वजह से काव्या की सेहत खराब नहीं होने दे सकता था। आर्यन ने कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसे अभी वहां से हटा देता हूं, आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेते हैं, इसलिए जा रहे हैं। इतना कहकर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अपने आप से कहा, काव्या तुम हो क्या? इतना कहकर आर्यन बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। आर्यन काव्या के सामने आता है। आर्यन ने अपने हाथ में अम्ब्रेला ले रखा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 105 एरन की बहू में काव्या। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अपने आप से कहा, काव्या तुम हो क्या?
इतना कहकर आर्यन बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। आर्यन काव्या के सामने आता है। आर्यन ने अपने हाथ में अम्ब्रेला ले रखा था। ठंडी हवाओं में बारिश में भीगने के कारण काव्या ठंड से कांप रही थी। उसे जैसे ही महसूस होता है कि उसके ऊपर अब बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है तो वह अपनी नजर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने आर्यन न अम्ब्रेला लेकर खड़ा था। इस समय आर्यन और काव्या दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर खड़े थे। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन बारिश में भीगने के कारण उसके चेहरे पर बारिश की बूंदे के कारण वह आंसू नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह रो रही थी। काव्या की आंखों को देखकर आर्यन का दिल दर्द कर रहा था। उसे काव्या को इस हालत में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काव्या आने जो भी गलती आज तक की है, आर्यन उसकी यह हालत देखकर वह सब कुछ भूल चुका था और उसे अपने गले लगा लेता है। काव्या आर्यन से कुछ नहीं कहती है, वह भी उसके गले लग जाती है। उसे इस समय आर्यन की बाहों में और सुख बड़े ऊना महसूस हो रहा था, जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह इस लम्हे को यहीं रोक देना चाहती थी। उसे डर था कहीं आर्यन उससे दूर न हो जाए। काव्या अपनी आंखें बंद करके इस लम्हे को महसूस करने लगती है। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। थोड़ी देर की शांति के बाद आर्यन ने कहा, लेस देन अंदर चलो। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने की जगह पर काव्या ने आर्यन से सवाल किया, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आर्यन ने काव्या के सवाल को नजरअंदाज कर कहा, अभी अंदर चलो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। काव्या ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह कहीं ना कहीं जानती थी आर्यन उससे नाराज है, लेकिन उससे इस हालत में देखकर उस पर तरस आ रहा है। आर्यन काव्या को अपनी बाहों में पकड़े हुए अंदर ले जाने लगा। आर्यन काव्या को अपार्टमेंट के अंदर ले आता है। आर्यन अम्ब्रेला को अपार्टमेंट के बाहर ही रख देता है और काव्या के साथ खूब अंदर आ जाता है। आर्यन काव्या को सोफे पर बैठा देता है। काव्या ठंड के कारण कांप रही थी। आर्यन काव्या से अलग होता है, लेकिन काव्या आर्यन का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहते समय वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आर्यन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बस तुम्हारे लिए गर्म पानी करने जा रहा हूं। तुम बारिश में पूरी तरह भीग चुकी हूं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द गर्म पानी से नहाना होगा, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। देखो, तुम्हें पहले ही सर्दी लग चुकी थी और तुम ठंड के कारण अब कांप भी रही हो, और मैं नहीं चाहता तुम्हारी तबीयत खराब हो, इसलिए मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्म पानी करके आता हूं। इतना कहकर आर्यन काव्या से अपना हाथ छुड़ाकर चल जाता है। आर्यन अपने बेडरूम में जाता है, गीजर ऑन कर देता है। कुछ देर बाद आर्यन फिर से बाहर आता है और वह काव्या की ओर देखता है। काव्या इस समय ठंड के कारण कांप रही थी। वह अपने आप को अपनी ही बाहों में थामे हुए थी। ठंड के कारण उसके होंठ तक नीले पड़ते जा रहे थे। आर्यन काव्या को ऐसे देखकर समझ सकता था। उसे इस बात का अंदाजा था कि काव्या कभी भी पहले बारिश में इस तरह से नहीं भीगी होगी। उसके लिए यह पहली बार ऐसा अनुभव होगा। आर्यन अपने मन में सोचता है, मुझे इसे इस हालत में देखकर बुरा क्यों लग रहा है, क्यों मुझसे से इसकी ये हालत न बड़ी ही अनदेखी जा रही है। क्या काव्या मेरे दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई? आर्यन यही सोच रहा था, तभी उसके कानों में काव्या के कपकपाने की आवाज आती है। आर्यन काव्या के करीब आता है और काव्या से कहता है, चलो पानी गर्म हो चुका है, पहले नहा लो। काव्या अपना ही नजर उठाकर आर्यन की ओर देखते हुए बोली, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। कुछ देर के लिए मेरे कपड़े पहन लेना, वैसे भी रात हो चुकी है तो मैं इस समय तुम्हारे लिए कपड़ों का अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है आज रात के लिए तुम्हें मेरे कपड़े पहनने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आर्यन ने कहा। काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है। काव्या आर्यन की बात मान कर खड़ी हो जाती है और आर्यन के साथ उसके बेडरूम में जाने लगती है। क्योंकि आर्यन का बाथरूम उसके बेडरूम में था, इसलिए काव्या आर्यन के बेडरूम में उसके पीछे जाती है। आर्यन बाथरूम की ओर इशारा करते हुए काव्या से कहता है, तुम अंदर जा सकती हो, मैंने पहले से ही वॉशरूम में टॉवल्स और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रख दिए हैं। काव्या बिना कुछ कहे आर्यन की बात मानकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने के बाद आर्यन किचन की ओर चला जाता है। किचन में आर्यन काव्या के लिए सूप बना रहा था। काव्या को ठंड लग रही थी, इसलिए आर्यन ने सोचा कि वह उसके लिए गर्मा गर्म सूप बना देगा, जिसकी वजह से उसे थोड़ी राहत महसूस होगी। कुछ देर बाद आर्यन सूप लेकर बेडरूम में आता है। काव्या अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि काव्या को वॉशरूम में गए हुए काफी समय हो गया था। आर्यन कुछ पल के लिए वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है, फिर दरवाजे के पास जाकर खटखटाता है, काव्या क्या तुम्हें अभी और टाइम लगेगा? अंदर से आवाज आती है, नहीं मैं अभी बाहर आ रही हूँ। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 106 मेरा दिल तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि काव्या को वॉशरूम में गए हुए काफी समय हो गया था। आर्यन कुछ पल के लिए वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखता है, फिर दरवाजे के पास जाकर खटखटाता है, काव्या क्या तुम्हें अभी और टाइम लगेगा? अंदर से आवाज आती है, नहीं मैं अभी बाहर आ रही हूँ। अगले ही पल काव्या दरवाजा खोलकर बाहर आती है। काव्या ने आर्यन की ग्रे कलर विंटर टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसने उसके नीचे कोई भी पजामा नहीं पहन रखा था, इसलिए उसकी सफेद टांगें नजर आ रही थी। काव्या टी शर्ट को नीचे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर
भी आर्यन के टी शर्ट उसकी थाई तक आ रही थी। काव्या की नजरें नीचे झुकी हुई थी, वह आर्यन की ओर नहीं देख पा रही थी। शर्म के कारण उसके गाल लाल थे। ये पहली बार था जब वह किसी लड़के के सामने ऐसी हालत में खड़ी थी। भले ही काव्या आर्यन को पसंद करती है, लेकिन फिर भी वह है तो एक लड़की ही, और कोई भी लड़की किसी भी लड़के के सामने ऐसी हालत में शर्मा ही जाती है। लेकिन फिर भी उसे इस बात की खुशी थी कि वह इस हालत में किसी और की नहीं आर्यन के सामने खड़ी थी। आर्यन की आंखें भी इस वक्त काव्या पर टिकी हुई थी। वह चाहकर भी अपनी आंखों को काव्या से हटा नहीं पा रहा था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही है। उसके चेहरे पर इस समय कोई मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गुलाब की कली अभी अभी खिलकर फूल बनी हो। काव्या की सफेद टांगें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। आर्यन अपनी नजर काव्या से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी नजरें जम चुकी हो और वह उन्हें हटा नहीं पा रहा था। आर्यन को अपनी ओर इस तरह से देखता देख काव्या ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे ही काव्या के शब्द आर्यन के कानों में पड़ते हैं, आर्यन अपनी नजरों को इधर उधर करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आर्यन ने अपनी नजरें साइड में करते हुए कहा, तुमने इसके नीचे पजामा क्यों नहीं पहना है? मैंने तो तुम्हें दिया था। जो पजामा आर्यन ने काव्या को दिया था वह उसके हाथ में था। काव्या ने बिना किसी हिचकी चाहत के कहा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम हरा पजामा पहनने का मेरा कोई फायदा होगा? तुम्हारी कमर और मेरी कमर में दिन और रात का अंतर है। मैंने इसे पहनने की कोशिश की थी, लेकिन ये बार बार मेरी टांगों से गिर रहा है। क्या मैं इसे हर वक्त पकड़ के रखूंगी? तुम भी जानते हो मैं यह नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसे नहीं पहना। वैसे भी तुम्हारी शर्ट मेरी थाई तक आ रही है, इसलिए मुझे ये पजामा पहनना जरूरी नहीं लगा, तो मैंने इसे नहीं पहना। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? आर्यन काव्या की ओर देखते हुए बोला, जरूरी नहीं लगा, तुम जानती हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी। लेकिन कहते कहते ही आर्यन बीच में ही रुक जाता है। काव्या ने अपनी आईब्रो को ऊंचा करते हुए कहा, मेरी इस हरकत की वजह से तुम्हारी क्या? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी नजरों को एक बार फिर से इधर उधर करने लगा और अपने मन में बोला, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? इसे इस तरह से देखकर मेरा दिल कितना जोरों से धड़क रहा है। काव्या ने एक बार फिर से कहा, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? आर्यन ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, अगर तुम्हें इसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम इसे पहन सकती हो और तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सूप तैयार कर दिया, तुम पहले इसे पी लो। आर्यन ने सूप की ओर इशारा करते हुए कहा था। काव्या सूप की ओर देखती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। वह सूप के पास जाती है और सूप को पीने के लिए उठने लगती है, लेकिन तभी आर्यन ने कहा, पहले तुम्हें अपने बालों को सूख लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह ज्यादा देर तक गीले रहे हैं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेकिन मैंने सूप नहीं पिया तो ये ठंडा हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम मेरे बालों को सुखा दो और उसी के साथ मैं सूप पीती रहूंगी। सवालिया नजरों से देखते हुए काव्या ने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा था, लेकिन ये सुनकर आर्यन के माथे पर शिकन आ जाती है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे बालों को सूख दूं? काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है। लेकिन क्या? अगर तुम्हें मेरे बालों को सुखाने में कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पहले बालों को सुखा लेती हूँ, उसके बाद इसे पी लूंगा। फिर भले ही चाहे इसका टेस्ट खराब हो जाए, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? कहते हुए काव्या दोबारा से सूप के बाउल को ट्रे में रख देती है। ये करते समय काव्या के चेहरे पर एक उदासी नजर आ रही थी। आर्यन भी उस उदासी को देख लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसे पी लो, मैं तुम्हारे बालों को ड्राई कर सकता दूंगा। इतना कहकर आर्यन ड्रेसिंग एरिया की ओर जाकर हेयर ड्रायर लेकर आता है। काव्या के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, उसे बहुत सुकून मिल रहा था। आर्यन को अपनी फिक्र करता देख आर्यन हेयर ड्राई लेखन काव्या के पास आता है और उसे कहते हैं, तुम बेड पर बैठ जाओ और मैं तुम्हारे बालों को पीछे से सुखा दूंगा। काव्या वैसा ही करती है जैसा आर्यन ने उसे करने के लिए कहा था। वह बेड पर बैठ जाती है और सूप को अपने हाथ में लेकर पीने लगती है। वही आर्यन पहले टॉवल लेकर काव्या के बालों को सुखाने लगता है। वह बहुत ही हल्के हाथों से काव्या के बालों को सुखा रहा था ताकि काव्या को सूप पीने में कोई भी दिक्कत ना हो। काव्या के सूप पीने की गति बहुत ही धीमे थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आर्यन उसके बालों से अपना हाथ हटा ले। उसे काफी अच्छा लग रहा था। जब टॉवल से बोल थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद आर्यन हेयर ड्राई का उसे करते हुए काव्या के बालों को सुखाने लगता है। दोनों का यह मोमेंट बहुत प्यारा लग रहा था। आर्यन का ध्यान जहां पर काव्या के बालों पर था, वही काव्या का ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। काव्या आर्यन को सामने लगे कांच में देख रही थी। उसकी नजरें आर्यन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। काव्या ने अपने मन में कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अपने आप से नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। बड़े होगी, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये सोचते हुए काव्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 160। दोनों का यह मोमेंट बहुत प्यारा लग रहा था। आर्यन का ध्यान जहां पर काव्या के बालों पर था, वही काव्या का ध्यान सिर्फ आर्यन पर था। काव्या आर्यन को सामने लगे कांच में देख
रही थी, उसकी नजरें आर्यन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। काव्या ने अपने मन में कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अपने आप से नाराज होने का मौका नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये सोचते हुए काव्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती है। काव्या हल्की मुस्कान के साथ सूप पी रही थी और नजरें सामने कांच पर टिकी हुई जिसमें उसे आर्यन नजर आ रहा था। आर्यन काव्या के बाल सूख आ रहा था, उसकी नजर अचानक से कांच की ओर जाती है, उसे दिखाई देता है काव्या की नजरें उसकी ओर ही थी। ये देखकर वह अपनी नजरें चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद आर्यन काव्या के बाल को सूखा देता है, फिर काव्या के सामने आकर कहता है, अब ठीक है, तुम्हारे बाल पूरी तरह से सूख चुके हैं और तुम यहाँ सो सकती हो, क्योंकि इस हालत में तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं होगा। काव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आर्यन ने कहा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं यहाँ रुक जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी है। आर्यन सवालिया नजरों से देखता है। काव्या आर्यन की नजरों का मतलब समझ जाती है, वह उससे उसकी खुशी की वजह पूछ रहा है। तुम्हें मेरी इस तरह से परवाह करता देख मुझे अच्छा लगा रहा है। आर्यन ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें इसके लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इंसानियत के नाते रुकने दिया है। इतना कहकर आर्यन खाली सूप का बाउल लेकर जाने लगता है, लेकिन काव्या पीछे से खड़ी होती है और आर्यन की कमर में पीछे से हाथ डाल देती है और अपने शरीर को आर्यन की पीठ से सटा देती है। आर्यन काव्या की इस हरकत से हैरान रह जाता है। वह तो एक पल के लिए सुन ही हो गया था, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह काव्या को अपने आप से अलग होने के लिए कह तक नहीं पा रहा था। कुछ पलों के लिए दोनों इसी तरह से खड़े रहते हैं, फिर आर्यन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, काव्या क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो। लेकिन काव्या ने आर्यन की बात नहीं मानी, वह अभी भी आर्यन के पीछे से गले लगी हुई थी। काव्या ने कहा, रॉबिन प्लीज, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे सुना दो, डांटो। तुम चाहो तो 2 थप्पड़ भी लगा सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे अपनी ये बेरुखी मत दिखाओ। ऐसे मत दिखाओ कि तुम मेरी परवाह नहीं करते हो। आर्यन बोल, तो तुम क्या चाहती हो? काव्या, मुझे अपना लो। आर्यन इतना सुनते ही फिर से एक पल के लिए सुन हो जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, उसकी हॉट बीट तेज होती जा रही थी। काव्या के छूने के कारण उसके शरीर में पहले से ही एक खलबली मच रह बड़ी थी और काव्या के शब्द उसके दिमाग में खलबली मचा रहे थे। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और काव्या के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए उसे अपने आप से दूर किया और कहा, काव्या अपनी लिमिट में रहो, भले ही मैंने छोटे उम्हे आज रात मेरे घर पर रुकने की परमिशन दी है, लेकिन अभी भी मैं वो सब नहीं भूला हूँ जो तुमने रिया के साथ किया। तुम्हारी वजह से उसे कितनी तकलीफ पहुंची है, तुम्हें अंदाजा तक नहीं है इस बात का। काव्या का आर्यन का रिया को बीच में लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो ये बात रॉबिन के सामने नहीं बोलती है। काव्या ने कहा, मुझे पता है मैंने जो किया गलत था, लेकिन मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाई। जब मैंने तुम्हें सनशाइन होटल में उसके साथ देखा तो मैं पागल हो गई थी। मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ, और इसी नासमझी में मैंने वो सब कर दिया। और तुम मुझे मेरी इस गलत बड़ी के लिए जो चाहे वह सजा दे सकते हो, लेकिन बस मुझे तुम अपने आप से दूर मत करो। कहते समय काव्या ने अपनी नजरें झुका रखी थी, वह अपनी आंखें आर्यन से नहीं मिला पा रही थी। आर्यन ने काव्या के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसे बुरा लगा। आर्यन ने ट्रे को साइड में रखा और काव्या की ओर एक पल के लिए देखता है, वह नजरें झुकाए खड़ी थी। आर्यन ने कहा, काव्या क्या तुम मुझे सच में इतना पसंद करती हो? काव्या आर्यन के इस सवाल पर अपनी नजरें उठाकर आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचूंगी। काव्या के मुंह हंसे ऐसे शब्द सुनने की आर्यन ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, और काव्या की आंखों को देखकर आर्यन इसको बात का यकीन था कि काव्या झूठ नहीं कह रही है, लेकिन वो इस बात पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं था कि काव्या उससे इस हद तक प्यार करती है कि उसके लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक अपनी जान भी देने को तैयार है, वो भी जब जब आर्यन ने काव्या के लिए कभी भी कोई अफेक्शन तक नहीं दिखाया है। और पास्ट में उसने शनाया से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी शन्या ने कभी भी उससे ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि उसने तो उसके खिलाफ झूठी गवाही देकर उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी। तो फिर काव्या उससे इस कदर प्यार कैसे कर सकती है? और इसके अलावा वो अभी आर्यन सिंघानिया नहीं है, बल्कि वो इस वक्त एक मामूली सा आम आदमी है जो उसी के क्लब में बारटेंडर की जॉब करता है। तो भला काव्या सिंह रुद्र प्रताप सिंह की पोती उससे कैसे प्यार कर सकती है? इस समय आर्यन के दिमाग में ऐसे ही ढेर सारे सवाल घूम रहे थे जिनका जवाब उसे मिल नहीं रहा था। आर्यन ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, काव्या तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है हम दोनों में कितना अंतर है? अगर मैंने तुम्हें अपना भी लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ रहने पर कैसी होगी? तुम इस देश के सबसे अमीर खानदान से हो और मैं एक मामूली सा बारटेंडर जो कहीं और नहीं कुछ घंटों पहले तक सिंह फैमिली के क्लब में ही काम करता था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई अर्जुन सिंह तुम्हारी शादी मेरे साथ होने देगा? काव्या ने अपने चेहरे पर हल्की किसी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे पसंद हो इसका मतलब तुम मेरे परिवार को भी पसंद हो।
आर्यन निकलने की मुंह से जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उसे लगा था अगर वह ये सब रहेगा तो काव्या शायद घबराकर पीछे हट जाएगी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो कुछ और ही कह रहा था। काव्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे कहने का मतलब है मेरे साथ शादी करने पर या मेरे साथ किसी भी रिलेशन में आने पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उसके बावजूद में क्या तुम मेरे साथ होना चाहती हो? इस बार कहते समय आर्यन की आवाज थोड़ी तेज थी। काव्या ने इस बार भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी है। आर्यन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं काव्या को कैसे समझाएं। दोनों के बीच में एक अजीब सी शांति छा जाती है। काव्या की नजरें आर्यन की ओर थी, वही आर्यन काव्या के जवाबों से फ्रस्ट्रेटेड होकर कमरे में इधर उधर घूम रहा था। आर्यन थोड़ी देर बाद फिर से काव्या के सामने आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड टोन में बोलता है, काव्या, मैं एक खूनी हूं, मैंने खून के इल्जाम में 3 साल तक जेल की सजा काटी है। क्या ये सुनने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 108, तुम खूनी नहीं हो सकते। आर्यन थोड़ी देर बाद फिर से काव्या के सामने आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड टोन में बोलता है, काव्या, मैं एक खूनी हूं, मैंने खून के इल्जाम में 3 साल तक जेल की सजा काटी है। कर या ये सुनने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कहते समय आर्यन अंदर से कांप रहा था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि काव्या ये सुनने के बाद क्या कहेंगी, और काव्या के शब्द सुनने के लिए आर्यन तैयार न ही था। वह ये जरूर चाहता था कि काव्या उसका पीछा छोड़ दे, उसकी लाइफ से चली जाए, ताकि वह अपने मकसद को पूरा करने में ध्यान दे सके। लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं काव्या के दिल में अपने लिए बेरुखी और नफरत जैसी फीलिंग्स नहीं देख सकता था। फिर भी ना चाहते हुए काव्या को अपने आप से दूर करने के लिए उसने ऐसा कह दिया था। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है। काव्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब ये देखकर आर्यन बेचैन होता जा रहा था। उसे अंदाजा था कि काव्या क्या जवाब देगी, लेकिन फिर भी अब वह काव्या का जवाब सुनना चाहता था। आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? कहते समय आर्यन के होठों पर एक सार्कास्टिक मुस्कान थी। आर्यन ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, काव्या सिंह, कोई बात नहीं, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं तुम अभी क्या सोच रही हो। दुनिया की कोई भी लड़की किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं होना चाहेगी जिसने जेल की सजा काटी हो, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगा। और हाँ, तुम्हें अब ये जानने के बाद में मेरे साथ अकेले मेरे घर में रुकने में भी डर लग रहा होगा, इसलिए अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम अभी अपने किसी ड्राइवर, नौकर या बॉडीगार्ड किसी को भी कॉल कर यहाँ बुला सकती हो और उनके साथ जा सकती हो। इतना कहकर आर्यन पीछे पलटता है और जाने लगता है। छोटी यह सब कहने के बाद वह काव्या को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर उसने कुछ देर और काव्या को देखा तो शायद उसकी आंखों से आंसू झलक जाएंगे, इसलिए वह अपना चेहरा दूसरी दिशा में मोड़ लेता है। आर्यन आगे जाने लगता है, लेकिन तभी काव्या पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। और क्या तुम भूल गए? तुम्ही ने तो कहा था मुझे ऐसी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम क्या सच में चाहते हो मैं सिर्फ तुम्हारी इस टी शर्ट पहने हुए बाहर चली जाओ? काव्या ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन छा जाते हैं। आर्यन एक बार फिर से पीछे मुड़ता है और काव्या की ओर हैरानी भरी नजरों से देखते हुए बोलो, काव्या, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें कुछ देर पहले क्या कहा? तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? अगर सुना ना बड़ी ही तो मैं एक बार फिर से कह देता हूं कि मैं 3 साल के लिए। लेकिन आर्यन आगे कुछ भी कह पाता है उससे पहले ही काव्या उसके होठों पर अपना हाथ रख देती है और उसे कुछ भी आगे बोलने से रोक देती है। काव्या ने कहा, बस भी करो, और कितना बोलोगे? मेरे कान खराब नहीं है, तुम एक ही बात को बार बार बोलोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सुन लिया जो तुमने कहा है। तुमने 3 साल तक जेल की सजा काटी है, तुमने किसी का खून किया है और भी न जाने क्या क्या। बस भी करो। काव्या का ये कहने का अंदाज बहुत ही कैजुअल था, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। आर्यन ने कभी भी नहीं सोचा था कि काव्या का रिएक्शन ऐसा होगा। उसने तो ये सोचा था कि काव्या उसे गुस्सा दिखाते हुए उसके घर से यहाँ से निकल जाएगी और जिंदगी में कभी भी अपनी शक्ल आर्यन को दिखाना नहीं चाहेगी। लेकिन काव्या तो इतना कैजुअल बिहेव कर रही थी जैसे मानो कुछ हुआ नहीं हो। उसके लिए किसी का खून करना, 3 साल के लिए जेल की सजा काटना, ये सब उसके लिए एक मामूली बात है और कुछ नहीं। आर्यन तो एक पल के लिए ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वह तो बस काव्या की ओर आंखें फाड़ कर देख रहा था और काव्या ने अपना हाथ आर्यन के होठों पर लगाए हुए था। दोनों इस समय काफी करीब खड़े थे, लेकिन आर्यन का ध्यान इस समय इस पर नहीं था कि वह काव्या के कितना करीब खड़ा है, बल्कि उसका ध्यान तो काव्या की बिहेवियर था। इसलिए उसने एक दूसरे के नजदीकी को महसूस नहीं किया। रोबिन, काव्या ने कहा। अपना नाम सुनते ही आर्यन वापस होश में आता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि काव्या ने अभी भी उसके होठों पर अपना हाथ रख रखा था और उसका मुंह बंद कर रखा था। काव्या ने आगे कहा, रोबिन, पहली बात, मुझे तुम पर यकीन, तुम कभी किसी का खून नहीं कर सकते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और रही दूसरी बात तुम्हारे
लम्हे 3 साल की सजा काटने की, तो मुझे यकीन है जब तुम पर खून का इल्जाम लगा होगा तो तुम अपने आप बेगुनाह साबित नहीं कर पाए होगे और इसीलिए न चाहते हुए भी तुम्हें जेल जाना पड़ा होगा, और यह सब तुम अभी मुझे इस छोटी ईए बता रहे हो ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। लेकिन मिस्टर रॉबिन, एक बात ध्यान रखना, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने पास्ट में भले ही सब कुछ अकेले सहन किया होगा, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, ये तुम्हारा डिसीजन होगा, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं छोटे तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी गलत नहीं हो सकते। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 109, रोमांटिक मूवमेंट्स। ये सब तुम अभी मुझे इसलिए बता रहे हो ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन मिस्टर रॉबिन, एक बात ध्यान रखना, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने पास्ट में भले ही सब कुछ अकेले सहन किया होगा, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी हर प्रॉब्लम में मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, ये तुम्हारा डिसीजन होगा, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी गलत नहीं हो सकते। आर्यन काव्या के इस कन्फेशन से काफी हैरान था। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि काव्या उस पर इतना यकीन दिखाएगी। जब उसके अपनों ने ही उस पर यकीन नहीं किया तो काव्या क्यों ही करेगी। लेकिन इन 5 सालों में उसकी मां श्वेता के अलावा पहली बार किसी ने उस पर आंख बंद करके भरोसा करने की बात कही है। आर्यन काव्या की आंखों में देख रहा था और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के एक कोने से आंसू की बंद झलक जाती है। आर्यन की आंखों में नमी देखकर काव्या ने अपना हाथ आर्यन के मुंह से हटा लिया और उसकी ओर देखने लगे। आर्यन ने कहा, तू महे मुझ पर इतना भरोसा है जबकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तो फिर मुझ पर तुम इतना भरोसा कैसे दिखा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। रॉबिन, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम्हारे ऊपर भरोसा कर ना शुरू कर दिया था, और मुझे यकीन है जिसे मैंने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है वो गलत नहीं हो सकता। तो अब तुम बात, क्या तुम मुझे अपनाओगे? आर्यन ने आगे कुछ नहीं कहा, वह बस काव्या को अपने गले लगा लेता है। आर्यन को इस तरह से अपने आप को गल लगता देख काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी अपने हाथों को रॉबिन की पीठ पर रख देती है। आर्यन इस पल ये याद नहीं करना चाहता था कि उसे काव्या से दूर हकर अपने मकसद को पूरा करना है, बल्कि वो तो अपने पुरानी यादों गमों को भूलकर बस इस लम्हे को जिन चाहता था। आर्यन और काव्या दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन काव्या को अपने आप से दूर करता है और कहता है, जाओ सो जाओ, रात हो चुकी, मैं हाल में सोफे पर सो जाऊंगा। क्या तुम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हो? आर्यन जानता था काव्या क्या सुनना चाहती है। आर्यन ने एक लंबी आह भरी और कहा, काव्या, सच कहूं तो मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर एक सुकून मिला है, लेकिन मैं अभी हमारे रिलेशन को कोई नाम देने के लिए तैयार नहीं हूं। हम इस बारे में बाद में बात करें। काव्या ने एक पल सोचते हुए कहा, अगर तुम्हें हमारे रिलेशन को नाम देने में कोई तकलीफ है तो क्यों ना हम डेट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगेंगे। अभी सिर्फ डेट करते हैं, तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? आर्यन के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान छा जाती है। तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो। तुम्हें मेरे बैकग्राउंड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी है। काव्या सिंह जैसा कोई और भी नहीं हो सकता है, इसलिए तो क्या तुम तैयार हो? कहते समय काव्या काफी मासूम लग रही थी। आर्यन एक पल के लिए सोचता है, फिर बोल, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन? कैसी? तुम्हें रिया से माफी मांगनी होगी। काव्या को आर्यन को रिया को बीच में लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने अपना मुंह बना लिया था। देखो, तुमने गलती की है तो तुम्हें माफी भी मांगनी होगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए? काव्या कुछ पल के लिए सोचते हुए बोली, माफी मांगने के अलावा क्या मैं कुछ और नहीं कर सकती? जैसे मैं उसे बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। लेकिन आर्यन ने बीच में ही रखते हुए कहा, न ही, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं दोबारा तुम्हें मफफ नहीं करूँगा, और डेट के बारे में तो भूल ही जाना। लेकिन क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार, लेकिन तुम्हें मेरा साथ डेट पर चलना होगा। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर डेट कहाँ से बीच में आए? सोच लो, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे या नहीं। आर्यन काव्या के करीब जाकर सीधा उसे अपनी बाहों में भर लेता है। ये काफी अचानक हुआ था, काव्या को संभालने का मौका तक नहीं मिला था। लेकिन फिर भी काव्या ने आर्यन के गले में हाथ डाल लिया और उसकी ओर देखने लगी। आर्यन भी ना किसी भाव के काव्या की आंखों में देख रहा था। इस समय दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। आर्यन ने कहा, काव्या सिंह, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये समझ सकते हो, तो क्या फिर मेरे साथ डटे पर चलोगे? काव्या, मुझे ब्लैकमेल करना तुम्हारे लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। अच्छा तो बताओ तुम क्या कर सकते हो? सार्केस्टिक मुस्कान के साथ काव्या ने कहा। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आर्यन और काव्या दोनों एक दूसरे का बड़ी ही ओर देख रहे थे।
आर्यन की नजरें काव्या के होठों पर जाती है, वह उसके होठों की ओर झुकने लगता है। आर्यन के होंठ काव्या के होठों के करीब आकर रुक जाते हैं। ये देखकर काव्या को लगता आर्यन उसे किस करने वाला है। इतना सोचते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आर्यन से किस पाने की उम्मीद में अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्यन काव्या को आंखें बंद करता देख वही रुक जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। काव्या वेट कर रही थी कब आर्यन के होंठ उसके होठों को टच करेंगे, लेकिन आर्यन अगले ही पल काव्या को धक्का मारकर अपने आप से दूर कर देता है। काव्या के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। वो हैरानी भरी नजरों से आर्यन की ओर देख रही थी। आर्यन ने कहा, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? ओ तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करूंगा? फालतू सपने देखना बंद करो और सो जाओ। इतना कहकर आर्यन रूम के बाहर निकल जाता है। काव्या को एहसास होता है अभी अभी क्या हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, रॉबिन तुम ऐसा कैसे कर सकते, रुको कहाँ जा रहे हो? लेकिन रॉबिन काव्या की एक नहीं सुनता है और बाहर जाकर रूम क्लोज कर देता है। काव्या रूम के अंदर अपने पैर जमी न मारते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। वो आर्यन को किस करना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसके दिल के अरमान जगाकर उस पर पानी फेर दिया था। वहीं दूसरी ओर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान थी। वह काव्या के चिल्ला आने की आवाज सुन रहा था और उसे काफी अच्छा लग रहा। काव्या दोबारा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 110 मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वहीं दूसरी ओर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान थी। वह काव्या के चिल्लाने की आवाज सुन रहा था और उसे काफी अच्छा लग रहा। काव्या दोबारा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, आर्यन ने होठों पर तीखी मुस्कान के साथ अपने आप से कहा। काव्या अपने कमरे में थी। वह आईने के सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर आज एक बहुत प्यारी चमक नजर आ रही थी। उसने वाह इतनी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी और अपने बालों को खुला कर रखा था। वह काफी अच्छी लग रही थी। कांच के सामने देखकर अपने चेहरे पर लाइट मेकअप कर रही थी और साथ में अपने होठों पर पिंक लाइट लिपस्टिक लगाती है। जब काव्या तैयार हो जाती है तो वह हॉल में आती है। नीचे सीढ़ियों से आते हुए काव्या चिल्ला रहे थे, रामू काका कहाँ हो आप? काव्या की आवाज सुनकर कुछ देर में रामू काका उसके सामने आ जाते हैं। काव्या के चेहरे की मुस्कान को देखकर रामू काका ने कहा, काव्या बिटिया आज कोई खास वजह है? क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बहुत प्यारी लग रही है। मुझे बताओगी इस खुशी के पीछे का राज क्या है? कुछ नहीं रामू काका, जो आपने सॉल्यूशन बताया था ना, उसी सॉल्यूशन की वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। आप शायद वो मुझे पसंद करने लगेगा। चलो ये तो अच्छी ही बात की है, तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, मुझे बहुत खुशी है। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। रामू काका उसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी डेट पर जा रही हूँ। तुम डेट पर जा रही हो? किसके साथ? आपको क्या लगता है मैं किसके साथ डेट पर जा सकती हूँ? सिंपल सी बात है, मैं उसी लड़के के साथ जाऊंगी ना जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ। बिटिया तुमने उस लड़के के बारे में इतनी बार बात की है, लेकिन कभी उसे मिलवाया क्यों नहीं? रामू काका अब ज्यादा इंतजार नहीं करने पड़ेगा, कुछ दिनों में आपको ससे जरूर मिलाऊंगी मैं उसे। मॉम, दादी, माँ और अर्जुन भैया सभी से एक साथ मिलाऊंगी। कुछ दिनों में अर्जुन भैया आ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार रहेगा। आखिर में देखना चाहती हूँ उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन क्या होंगे जब वह अपनी बहन के होने वाले पति को देखेंगे। क्या बिटिया अभी तो तुमने डेट करने की बात की थी, वह तुम्हारा सही से बॉयफ्रेंड तक नहीं बना है और तुम उसे पति बनाने का सपना देख रही हो। क्या हुआ? नहीं बना तो अब बन जाएगा, वैसे भी वो सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। और आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे टाइम से पहुंचना है। इतना कहकर काव्या वहां से निकल जाती है। रामू काका काव्या को जाते हुए खकर मुस्कुराते हैं और कुछ देर में अपने काम पर चले जाते हैं। वही काव्या का मूड बहुत अच्छा था। वह अपनी ब्लैक कार चला रही थी और साथ ही कार में रोमांटिक गाने बज रहे थे। कुछ देर बाद ही काव्या आर्यन के अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाती है। बिल्डिंग के नीचे अपनी कार को पार्क करके आर्यन को बुलाने के लिए काव्या अपनी कार का हॉर्न जोर जोर से बजने लगती है। कार के हॉर्न की आवाज सुनकर सभी लोग अपने अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों से झांककर काव्या की कार को देखने लगते हैं। हॉर्न की आवाज आर्यन के कानों में भी पड़ती है। वह भी खिड़की से देखता है, आखिर कौन पागल है जो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, कौन है इस ब्लैक कार का ड्राइवर है और वह इस तरह से हॉर्न क्यों बजा रहा है, और ड्राइव बाहर निकलो। काव्या पर सभी लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन काव्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपनी आरा का हॉर्न बजाना कंटिन्यू रखती है, लेकिन जब उसकी नजर आर्यन पर जाती है तो वह देखती है आर्यन भी खिड़की से देख रहा है, तो वह हॉर्न बजाना बंद कर देती है और अपनी कार का ऊपर का भाग ओपन कर देती है। कुछ देर में कार को ऊपर का भाग ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा था कार की ड्राइवर काव्या है। ए लड़की, पागल हो गई हो क्या? इस तरह से अपनी कार का हॉर्न क्यों बजा रही हो? क्या तुम्हें अपनी कार का शो ऑफ करने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली? हमारे बीच में हमारा सुख चैन क्यों बर्बाद कर रही हो? आदमी चिल्लाता है, लेकिन काव्या उस आदमी की बातों को इग्नोर करती है और आर्यन की ओर देखते हुए अपना हाथ
आती है। सभी लोग देखते हैं कि काव्या आर्यन की ओर देखकर अपना हाथ हिला रही है। ये देखकर अब सब लोग आर्यन पर चढ़ जाते हैं। तो ये लड़की तुम्हारी वजह से यहाँ पर है, तुम दोनों ने तो हमें परेशान कर रखा है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझाते क्यों नहीं हो? क्यों बार बार ये हमें परेशान करती रहती है? आर्यन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना सर झुकाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं संभालता हूँ, प्लीज आप लोग अंदर जाइए। काव्या के चेहरे पर मुस्कान थी, वह आर्यन को इस तरह से माफी मांगता देख हंस रही थी। आर्यन अपने आप से कहता है अब इसे क्या चाहिए, ये यहाँ फिर से क्या कर रही है? इतना कहकर आर्यन बिल्डिंग से बाहर आता है और वह काव्या की कार के सामने आकर खड़ा होता है। आर्यन काव्या को घूरती हुई नजरों से देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कुछ रह गया था जो तुम लेने आए हो? हाँ, काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जहां तक मुझे याद है तुम्हारा कोई भी सामान मेरे घर पर नहीं है। अगर फिर भी छूट गया हो तो मुझे बता दो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा सामान दे देता हूँ। काव्या एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती है क्या? मैं इंग्लिश में कहूँ? आई एम कमिंग हियर फॉर यू। आर्यन एक लंबी आह भरता है और बोला, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया था। अरे तुम भूल गए, मैंने कहा था ना हम डेट पर चलेंगे। चेहरे पर बिना किसी भाव के काव्या ने कहा, तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं डेट पर तुम्हारे साथ चलूंगा? तुमने ना भी तो नहीं कहा था, इसका मतलब मैंने हाँ समझ लिया। चेहरे में मासूमियत दिखाते हुए काव्या ने कहा, कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 111 एलिमेंट मॉल। आर्यन एक लंबी आह भरता है और बोला, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया था। अरे तुम भूल गए, मैंने कहा था ना हम डेट पर चलेंगे। चेहरे पर बिना किसी भाव के काव्या ने कहा, तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं डेट पर तुम्हारे साथ चलूंगा? तुमने ना भी तो नहीं कहा था, इसका मतलब मैंने हाँ समझ लिया। चेहरे में मासूमियत दिखाते हुए काव्या ने कहा। आर्यन ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही हो। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और मैं तो बस उनकी बात ही मान रही हूँ और अपने रिलेशनशिप को अगले पड़ाव पर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। आर्यन कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। लेकिन काव्या ने आर्यन की बात को नकारते हुए कहा, तुम अभी कहीं और नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ डेट पर चल रहे हो। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। आर्यन अपनी एक आईब्रो को ऊंचा करते हुए बोल, क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही हो? देखो, तुम्हें जो समझना तुम समझ सकते हो, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो। काव्या ने भी कोल्ड टोन में कहा, ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा और मेरा भी ये फाइनल डिसीजन। आर्यन ने भी बिना किसी भाव के कहा। काव्या को आर्यन के बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसने आर्यन को तीखी नजरों से घूरा, चलो ठीक है, तुम मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानोगे ना, क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है मुझे परेशान करने की, ठीक है, इसलिए तुम मेरी हर एक बात से इनकार कर देते हो। कोई बात नहीं, फिर अभी सका अंजाम भी तुम खुद ही देख लेना। इतना कहकर काव्या एक बार फिर से कार का हॉर्न बजाने लग जाती है। आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, क्या कर रही हो? सबको परेशान क्यों कर रही हो? लेकिन काव्या आर्यन की एक बात नहीं सुनती है। एक बार फिर से लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और आर्यन पर चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम दोनों हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? तुम दोनों अपना झगड़े के बीच में हमें क्यों परेशान कर रहे हो? आर्यन उन लोगों की ओर देखते हुए माफी मांगता है, लेकिन काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कार का हॉर्न बजाना कंटिन्यू रखती है। आर्यन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने काव्या की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, प्लीज इसे बंद करो और दूसरों को परेशान बंद करना बंद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। आर्यन की बात सुनते ही काव्या ने अपना हाथ हॉर्न पर से हटा दी या था और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान जाते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो थोड़े से नखरे तो दिखाई सकते हो। कहते समय काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी। काव्या के शब्दों को सुनने के बाद आर्यन के पास कोई शब्द नहीं थे, वह बस उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक पल के लिए मुस्कान छा जाती है। आर्यन की मुस्कान को देखकर काव्या ने कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो? आर्यन को एहसास होता है उसके चेहरे पर भी काव्या को देखकर स्माइल आ गई थी। उसने काव्या की बात को नकारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ऐसी बेवकूफ भारी हरकतों पर मैं भला खुश क्यों होने लगा और इस बात से पीछा छुड़ाने के लिए अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। आर्यन को वापस अपने अपार्टमेंट में जाता देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? आर्यन एक बार फिर से काव्या की ओर पलटते हुए बोला, तुम क्या मुझे इन्हीं कपड़ों में ले जाना चाहती? मुझे कपड़े चेंज करने होंगे, इसलिए ऊपर कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही आ जाओ, हम रास्ते में तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद लेंगे। काव्या ने कहा, मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है।
आर्यन ने सीधा काव्या को मना करते हुए कहा। काव्या ने भी कोल्ड टोन में कहा, तुम आ रहे हो या नहीं, या फिर मैं एक बार फिर से इसे जब दबाना शुरू करूं? अपना हाथ हॉर्न पर रखते हुए काव्या ने कहा। आर्यन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अब ना चाहते हुए भी उसे काव्या के सामने झुकना ही पड़ेगा, इसलिए काव्या की बात मानते हुए वह उन्हीं कपड़ों में कार में आकर बैठ जाता है। आर्यन को अपनी बात मानता देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। काव्या कार शुरू करती है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद काव्या अपनी कार को एलिमेंट मॉल के सामने रोकती है। एलिमेंट मॉल शहर के सबसे बड़े मॉलों में से एक था। आर्यन मॉल की ओर देखता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि वह जानता था आखिर काव्या ने अपनी कार यह पर क्यों रोकी है। आर्यन और काव्या दोनों कार से उतरते हैं। काव्या और आर्यन दोनों मॉल के अंदर जाते हैं। जहां काव्या ने डिजाइनर कपड़े पहने थे वहीं आर्यन ने काफी मामूली कपड़े पहने थे। जहां पर एंट्रेंस गेट पर काव्या को रिस्पेक्ट भारी नजरों से देख रहे थे, वहीं पर सब आर्यन को अजीब नजरों से देख रहे थे। आर्यन सबकी नजरें नोटिस कर लेता है। वह समझ चुका था कि मॉल के सभी लोग उसे उसके कपड़ों के कारण जज कर रहे हैं। ये एक हकर आर्यन को अजीब नहीं लगता है, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने अपने मन में कहा, लेस देन लोग कभी नहीं बदल सकते हैं, वे आज भी लोगों को उनके कपड़ों से उनकी औकात का पता लगते हैं। काव्या आर्यन के पास आती है और उसकी बाहों में अपना हाथ डाल लेती है। अपने हाथ में काव्या का हाथ देखकर आर्यन ने कहा, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूं से तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा है? लेकिन क्यों? तो अब क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ूंगी? काव्या, इस तरह से बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब हमें घूर रहे हैं। सब हमें घूरे इसलिए ही तो तुम्हारा हाथा पकड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस मॉल में उपस्थित एक भी लड़की अपनी बुरी नजर तुम पर डाले। काव्या ने ये कोल्ड टोन में कहा। आर्यन काव्या की ओर तीखी नजरों से देखता है, फिर बोल, अगर वो नहीं देख सकती तो क्या हुआ, मैं उनकी ओर देख लूंगा, सार्केस्टिक मुस्कान के साथ आर्यन ने कहा, और फिर अपना हाथ छुड़ाकर आगे चल जाता है। काव्या उससे जाते हुए देखती रहती है। बिन खबरदार, अगर तुमने किसी और की ओर देखा तो मैं उस लड़की का मुंह नोच लूंगी। और इतना कहकर आर्यन के पीछे चली जाती है। काव्या और आर्यन मॉल के एक प्रीमियम शॉप में जाते हैं। शॉप के स्टाफ मेंबर आर्यन को अजीब नजरों से देख रहे थे। एक स्टाफ मेंबर ने दूसरे स्टाफ मेंबर से कहा, ये आदमी क्या इस शॉप के कपड़े अफोर्ड भी कर सकता है क्या, जो यहाँ पर आया है? दूसरे ने कहा, इसके कपड़े देखकर लगता नहीं है इसने कभी इतने एक्सपेंसिव कपड़ों को छुआ भी होगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 112, क्या जरूरत है इतना हैंडसम होने की? काव्या और आर्यन मॉल के एक प्रीमियम शॉप में जाते हैं। शॉप के स्टाफ मेंबर आर्यन को अजीब नजरों से देख रहे थे। एक स्टाफ मेंबर ने दूसरे स्टाफ मेंबर से कहा, यह आदमी क्या इस शॉप के कपड़े अफोर्ड भी कर सकता है, जो यहाँ पर आया है? दूसरे ने कहा, इसके कपड़े देखकर तो लगता नहीं है इसने कभी इतने एक्सपेंसिव कपड़ों को छुआ भी होगा। पहले स्टाफ मेंबर ने भी उसके बात से सहमति जताते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें लगता है कि हमें इसे अपनी शॉप के अंदर घुसने देना चाहिए? नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तुम देख नहीं रही हो उसके साथ में जो लड़की है वह कोई मामूली लड़की नहीं लग रही है। पहले हम देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। आर्यन काव्या से थोड़ा पीछे चल रहा था, इसलिए उसने उन दोनों स्टाफ मेंबर की बातें सुन ली थी। आर्यन उन दोनों की ओर देखता है लेकिन कुछ कहता न। बड़ी ये बस एक सार्कास्टिक मुस्कान दे देता है। आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह दोनों उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। वैसे भी उसके लिए भी कोई नई बात नहीं थी। पिछले 5 साल में उसने अपने लिए इससे भी कई आधा गुना कड़वे और तीखी शब्द सुने थे, इसीलिए अब उसे ऐसे शब्द सुनने की मानो उसे आदत हो गई थी, और इसीलिए उसने उन दोनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। काव्या शॉप के मैनेजर की ओर इशारा करते हुए उसे अपनी ओर बुलाती है। स्टाफ मेंबर भी काव्या का इशारा देखते ही उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आर्यन की ओर देखते हुए काव्या ने उस मैनेजर से कहा, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, तुम्हारी शॉप के सबसे बेस्ट कपड़े मुझे दिखाओ। मैं बस कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको हमारी शॉप के सबसे ब्रांडेड और बेस्ट क्वालिटी के कपड़े दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद मैनेजर स्टाफ मेंबर के साथ में कई ड्रेस लेकर आता है। मैनेजर ने काव्या से कहा, मैं ये हमारी शॉप के सबसे बेस्ट पीस है, आप एक बार सर को ट्राई करने के लिए कहें, मुझे यकीन है उन्हें पसंद आएगा। काव्या ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन जो इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था। काव्या ने कहा, जाओ जाकर ट्राई करो। आर्यन काव्या की बात मानकर खड़ा होता है और कपड़ों के पास जाता है। एक एक ड्रेस पर हाथ लगाकर देखने लगता है और उनमें से 3 ड्रेस निकालता है। जैसे ही आर्यन ने वह तीनों ड्रेस बाहर निकाली थी, मैनेजर ने कहा, मानना पड़ेगा सर की चॉइस कमाल की है। सर ने जो तीनों आउटफिट निकाले हैं वह तीनों ही आउटफिट इन सभी आउटफिट में सबसे बेस्ट है। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। आर्यन तिरछी नजरों से काव्या की ओर देखती है और बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम में चला जाता है।
कुछ देर बाद आर्यन एक ब्लैक कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनकर कर आता है। आर्यन इस आउटफिट में काफी गुड लुकिंग लग रहा था। आर्यन इस आउटफिट में किसी करोड़पति से कम नहीं लग रहा था। जो स्टाफ मेंबर कुछ देर पहले आर्यन के बारे में गॉसिप कर रहे थे, वह भी अब आर्यन को एकटक देख रहे थे। एक फीमेल स्टाफ मेंबर ने कहा, वाह ये कितना हॉट लग रहा है। उस स्टाफ ने थोड़ा जोर से कह दिया था, इसलिए काव्या ने उसके शब्दों को सुन लिया था। काव्या उस फीमेल स्टाफ मेंबर का बड़ी ही और तीखी नजरों से देखती है और काव्या की नजरों को देखकर वह लड़की घबरा जाती है और अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। आर्यन काव्या की ओर देखता है, जो गुस्से भरी नजरों से इस समय उस लड़की को देख रही थी। काव्या को देखकर आर्यन समझ जाता है कि काव्या फिर से जेलस फील कर रही है। ये देखकर आर्यन अपने मन में सोचता है, काव्या का कुछ नहीं हो सकता, कभी भी अपनी जेलसी को छुपा तक नहीं पाती है। काव्या का ध्यान उसे फीमेल स्टाफ मेंबर से हट जाए, इसलिए आर्यन ने कहा, तुमने अभी तक बताया नहीं कि मैं इसमें कैसा लग रहा हूं। ये सुनकर काव्या ने आर्यन की ओर देखा और कहा, इतने भी खास नहीं लग रहे हो। ओह रियली, मैं खास नहीं लग रहा हूं। ठीक है, मैं किसी और से पूछ कर देखता हूं। इतना कहकर आर्यन उसी फीमेल स्टाफ की ओर देखने लगता है जिसकी ओर काव्या तीखी नजर से देख रही थी। लेकिन आर्यन कुछ भी कहता उससे पहले ही काव्या ने कहा, तुम अच्छे लग रहे हो और मेरे रहते हुए तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा लग रहा हूं। तिरछी मुस्कान के साथ आर्यन ने कहा। जानबूझकर काव्या को छेड़ रहा था। काव्या ने अपने चारों ओर देखा, उसकी नजरें वहां पर खड़े सभी स्टाफ मेंबर की ओर जाती हैं जो इस समय मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर एक बार फिर से काव्या ने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसमें अच्छा लग रहा हूं तो हम इसे खरीद लेते हैं और मैं बाकी दोनों ड्रेसों को भी ट्राई करके देख लेता हूं, कैजुअल अंदाज में आर्यन ने कहा। यह सुनकर काव्या एक बार फिर से फीमेल स्टाफ मेंबर्स की ओर देखती हैं, फिर आर्यन से कहती है, तुम्हें और कोई ड्रेस ट्राई करने की जरूरत नहीं है, हमें तीनों ही खरीद रहे हैं। वैसे भी तुम जो पहनोगी उसमें अच्छी लगने वाले और हम यहाँ पर ज्यादातर टाइम वेस्ट नहीं कर सके, इसलिए तुम्हें और ट्राई करने की जरूरत नहीं। कहते समय काव्या के चेहरे पर थोड़े कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूं, आर्यन ने कहा। लेकिन आर्यन की बात को नकारते हुए काव्या ने कहा, मैंने कहा ना, उसकी जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वह आर्यन का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। वह मैनेजर के पास आती है और अपना ब्लैक कार्ड निकालकर उसे बिल, तीनों ड्रेस का पैक करो। लेकिन मैंने उन्हें ट्राई नहीं किया, आर्यन बीच में ही कहा। तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने कहा ना, तुम्हें ट्राई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, एक तो पता नहीं तुम्हें इतना हैंडसम होने की क्या जरूरत है, जहां भी जाते हैं वहां पर ही तितलियों को अट्रैक्ट कर लेते हो। आखिरी लाइन काव्या में फीमेल स्टाफ की ओर देखते हुए कही थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 113, छोटी बच्ची। काव्या और आर्यन पूरे दिन अलग अलग जगह पर जाते हैं। सारी जगह काव्या ने डिसाइड की थी गेम जोन, अम्यूजमेंट पार्क और साथ ही साइड स्ट्रीट गेम भी खले थे और काव्या ने कई फोटोज भी क्लिक की थी, लेकिन उनके बारे में आर्यन को कोई आइडिया नहीं था। आर्यन ने भी काव्या की वजह से काफी लंबे समय बाद इस तरह से अपने दिन को खुलकर एंजॉय किया था। आर्यन और काव्या अभी एक कैफे में बैठे हुए थे, दोनों कोल्ड कॉफी पी रहे थे। आर्यन ने कहा, थैंक्स, तुम्हारे वजह से एक लंबे समय बाद मैंने इस तरह से एंजॉय किया है। काव्या ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर कहा, थैंक्स, मुझे तुम्हें कहना चाहिए जो तुमने मुझे अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया और मैं वादा करती हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था ये कभी नहीं हो सकता है, उसे अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, इसलिए वो चाहकर भी काव्या के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता है। आर्यन ने अपने मन में कहा, काव्या, मैं तुम्हें सिर्फ आज का दिन दे सकता हूँ, इसके बाद शायद हम इस तरह साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो रास्ता मैंने अपनी जिंदगी के लिए चुना है उस पर सिर्फ खतरा ही है और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए ये चाहकर भी तुम्हारे लिए जो फीलिंग मेरे दिल है मैं तुम्हारे सामने कन्फेस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन फ्यूचर में जिंदा रहा तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा। काव्या ने कहा, तुम कुछ सोच रहे हो? आर्यन ने अपना सर नामे हिला दिया। आर्यन और काव्या दोनों बैठे हुए थे। काव्या लगातार बोले जा रही थी और आर्यन बस काव्या की सारी बकवास सुन रहा था। तभी एक छोटी बच्ची आर्यन और काव्या के पास आती है। लड़की की उम्र लगभग 10 साल के करीब लग रही थी, उसने स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। लड़की को देखकर काव्या बोलना बंद कर देती है। काव्या और आर्यन ही दोनों लड़की की ओर देखते हैं, लेकिन लड़की कुछ कहती नहीं है। आर्यन ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे मोम डैड कहाँ है? काव्या ने भी कहा, क्या तुम अकेली घूम रही हो या फिर खो चुकी? हमें बताओ तुम्हारे मोम डैड कैसे दिखते हैं, हम उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। आर्यन और काव्या दोनों के ही पूछने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की बस एकटक उन दोनों की ओर देखने लगती है। आर्यन और काव्या ने कई बार कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। यह देखकर काव्या ने आर्यन से कहा, यह लड़की अजीब है, कुछ नहीं बोल रही है।
कितनी देर हो गई है इससे पूछते हुए, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है, बस हमारी शक्ल देख रही है। क्या ये बोल नहीं सकती है या फिर सुन नहीं सकती है? फुसत्रतेल होते हुए काव्या ने कहा। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, क्या पता ये सच में ही ये बोल और सुन नहीं सकती हो। काव्या, 1 मिनट। इतना कहकर आर्यन अपने घुटनों के बल उस लड़की के सामने बैठ जाता है और उस लड़की से साइन लैंग्वेज में बोला, क्या तुम बोल और सुन नहीं सकती हो? लड़की आर्यन की साइन लैंग्वेज समझ जाती है, इसलिए लड़की ने इस बार अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आर्यन को कंफर्म हो गया था, ये लड़की बोल और सुन नहीं सकती थी, इसलिए अभी तक उसने काव्या और उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। आर्यन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ साइन लैंग्वेज में उस लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने भी साइन लैंग्वेज में जवाब दिया, मेरा नाम झिलमिल है। काव्या ने कहा, तुमने उससे क्या कहा? इसका नाम झिलमिल है। इतना कहकर आर्यन ने झिलमिल से साइन लैंग्वेज में कहा, तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हारे मोम डैड कहाँ है? तभी वह पर एक कपल आ जाता है। कपल ने झिलमिल को पकड़ते हुए कहा, माफ करना, ये हमारी बेटी है, कहीं इसने परेशान तो नहीं किया? हमें नहीं पता था ये कब हमारा हाथ छुड़ा कर यह आ गई। लड़की अपनी मोम के गले लग जाती है। काव्या ने कहा, बिल्कुल नहीं, इसने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि इतनी प्यारी बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी है। कपल ने कहा, थैंक्स, लेकिन ये बोल और सुन नहीं सकती है, इसलिए मुझे इसे बताना होगा तुमने इसके बारे में क्या कहा। इतना कहकर लड़की की मोम उसे बताने के लिए झुकते हुए उसे बोली, लेकिन आर्यन ने बीच में ही रोकते हुए कहा, झिलमिल को मैं बात देता हूँ। काव्या ने कहा। इतना कह आकर आर्यन झिलमिल को काव्या ने जो कहा वो उसे साइन लैंग्वेज में समझा देता है। ये देखकर कपल ने कहा, तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है? आर्यन ने कहा, हाँ। तो क्या तुम्हारी फैमिली या फिर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है जिसकी वजह से तुमने साइन लैंग्वेज सीखी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी मोम चाहती थी कि मैं साइन लैंग्वेज सीखूं। उन्हीं ने मुझे ये लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेट किया था और उन्होंने मुझे ये साइन लैंग्वेज इसलिए सिखाई क्योंकि मैं उन्हें सुन और समझ सकूं जिन्हें ये दुनिया सुन और समझ नहीं पाती है। कपल, वाह, तुम्हारी मोम बहुत अच्छी इंसान है। आर्यन और काव्या दोनों उस लड़की से काफी देर तक बात करते हैं। नेक्स्ट सीन, आर्यन और काव्या दोनों इस समय कार में थे। आर्यन ने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने एलिमेंट मॉल में ट्राई की थी। आर्यन ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा इंतजार करो, हम पहुंचने वाले हैं। आर्यन ने भी आगे कुछ नहीं कहा, वह कार में गाने चलाकर अपना सर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या आर्यन की ओर देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 114, ढलता हुआ सूरज। नेक्स्ट सीन, आर्यन और काव्या दोनों इस समय कार में थे। आर्यन ने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसने एलिमेंट मॉल में ट्राई की थी। आर्यन ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी फेवरेट जगह, और बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, हम पहुंचने वाले हैं। आर्यन ने भी आगे कुछ नहीं कहा, वह कार में गाने चलाकर अपना सर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या आर्यन की ओर देखती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा जाती है। थोड़ी देर बाद काव्या अपनी कार को एक झील के किनारे रोकती है। वह आर्यन की ओर देखती है ताकि उसे कह सके कि अपनी आंखें खोले, लेकिन जब वह आर्यन को सोते हुए देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसकी नजरें आर्यन के चेहरे के हर कोने को निहार रही थी। पहले उसकी नजर आर्यन के आंखों पर, फिर नाक पर, फिर होठों पर जाती है और होठों पर जाकर रुक जाती है। वह आर्यन के करीब जाने लगती है। वह आर्यन के होठों को अपने होठों से छूना चाहती थी, इसलिए वह धीरे धीरे आर्यन की ओर झुकने लगती है। जब वह आर्यन के एकदम करीब पहुंच जाती है और उसके होंठ आर्यन के होठों से मिलने वाले थे, तभी आर्यन ने अपनी आंख खोल दी। काव्या ने अपने आप को संभाल और ऐसे नक्त करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आर्यन ने कहा, तुम कुछ कर रही थी क्या? मेरा मतलब है, तुम मेरे इतना करीब क्यों थी? काव्या ने झूठ बोलते हुए कहा, वो हम पहुंच गए। हम पहुंच गए तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वही कर रही थी, लेकिन तुमने अपनी आंखें पहले ही खोल ली। अब चलो कार से उतरो। काव्या ने अपने मन में कहा, कुछ देर और आंखें बंद नहीं रख सकते थे, मैं किस करने वाली ही थी, लेकिन इसे हर रोमांटिक मूवमेंट को खराब करना है। आर्यन कार से उतर गया था, लेकिन काव्या अभी भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी। ये देखकर आर्यन ने कहा, क्या तुम बाहर नहीं आने वाली? आर्यन की बात सुनकर उसे होश आता है। हाँ, आ रही हूँ। इतना कहकर काव्या भी बाहर आ जाती है। आर्यन चारों ओर अपनी नजरें घूमकर आसपास का नजरा देख रहा था। वह काफी शांत था और साथ ही खूबसूरत था। सामने झील थी और आसपास चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। कल रात को बारिश हुई थी, जिसके कारण वातावरण फ्रेश फील हो रहा था और सामने ढलता हुआ सूरज का प्रतिबिंब झील के अंदर नजर आ रहा था। वह एक बहुत खूबसूरत नजारा था जो इस वक्त उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आर्यन सूरज की ओर देख रहा। ये जगह सिटी की भीड़ भाड़ से एकदम जुदा थी। आर्यन को यहाँ आकर एक अलग सा सुकून मिल रहा था। आर्यन अपनी आंखें बंद कर एक अनजाने से खुशी महसूस कर रहा था।
काव्या ने जब आर्यन को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। जहां आर्यन अपने आसपास की खूबसूरती को निहार रहा था वहीं पर काव्या सिर्फ आर्यन को देख रही थी। वह अपनी नजरें आर्यन से हटा नहीं पा रही थी क्योंकि पहले कभी उसने आर्यन को इतना खुश नहीं देखा था। काव्या ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? जैसे ही आर्यन काव्या के शब्द सुनता है वह अपनी आंखें खोलता है और ढलते हुए सूरज की ओर देखते हुए बोला, ये बहुत सुंदर है। कई साल बीत चुके हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है और कभी सोचा नहीं था दोबारा जिंदगी में ऐसा कुछ देखूंगा। आर्यन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसके दिल में खूबसूरती निहारने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके दिल में अब सिर्फ अपने दादाजी के खूनी का पता लगाने की तमन्ना थी। लेकिन आज काव्या की वजह से उसे अनचाही खुशी मिली है। आर्यन काव्या की ओर देखता है और उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए नर्म लहजे से बोला, काव्या तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें ये जगह इतनी पसंद आई है जो तुम इतना इमोशनल हो रहे हो? आर्यन का रिएक्शन देकर काव्या खुश हो जाती है और अपनी बाहों को फैलाकर आर्यन से दूर जाते हुए काव्या एक्साइटमेंट के साथ बोली, मुझे पता था तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। मैं हमेशा से ही अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आना चाहती थी। मैंने हमेशा यही सोचा था जिस दिन मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी सब से पहले मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगी और यहाँ पर लाकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार करूंगी और उसे बताऊंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ और उसके साथ जीना चाहती हूँ और उसके लिए है मैं मरना चाहती हूँ। ये सब कुछ कहते समय काव्या बहुत खुश नजर आ रही थी। आर्यन ने काव्या को इतना खुश कभी नहीं देखा था। वह उसकी ओर बस देखे जा रहा था। काव्या को इस तरह से देखकर आर्यन को अपना बीता हुआ समय याद आने लगता है कि वह कैसे इसी तरह से शनाया के प्यार में पागल था। वह कैसे इसी तरह से शनाया से अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन शनाया ने कभी भी उसके सामने काव्या की तरह अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इसलिए आर्यन के आगे से काव्या को देख रही थी। आर्यन अपने मन में सोचता है, काव्या तुम मुझे इतना कैसे पसंद कर सकती हो, वह भी इतने कम समय में? तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? तुम क्यों मुझे कमजोर करना चाहती हो? मुझे लगा था इस दुनिया में मेरे सारे रिश्ते टूट चुके हैं और अब मेरी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन अब तुम मेरी कमजोरी बनती जा रही हो और इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन क्या करूं, मैं चाहकर कर भी तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा पाऊंगा और अपने मकसद को पाने के लिए मुझे यहां से जाना होगा। काव्या मुस्कुराते हुए आर्यन के करीब आने लगती है, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराते हुए आर्यन के सामने आती है अचानक से उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान ही गायब हो जाती है। आर्यन को समझ में आता है क्या अचानक से काव्या के चेहरे का रंग क्यों बदल गया और तभी वह सामने ही आर्यन के बाहों में पड़ जाती है। आर्यन काव्या को अपने बाहों में थाम लेता है, लेकिन जैसे ही उसका काव्या की पीठ पर जाता है तो उसे उसकी पीठ पर चिपचिपा सा महसूस होता है। वह अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो चुके थे। ये देखकर वह काव्या की पीठ पर एक बार फिर से हाथ फेरता है वह देखता है कि काव्या की पीठ से खून बह रहा था। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 115, काव्या ऑपरेशन थिएटर सिटी हॉस्पिटल। काव्या स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अभी भी उसके पीठ से खून बह रहा था। पूरा स्ट्रेचर लाल हो चुका था और उसके कपड़े भी लाल हो चुके थे। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थी जो अपने सामने रोते हुए आर्यन को देख रही थी। आर्यन की आंखों में उसके लिए आंसू थे। ये देखकर काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वह इस समय दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आर्यन की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर उसे खुशी थी। काव्या ने अपने मन में कहा, फाइनली मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना ही ली, इसलिए अगर आज मैं मर भी जाऊं तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना है। आर्यन काव्या को हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहा था। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही डॉक्टर काव्या को ट्रीट करने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा, हमें इन्हें जल्द से जल्द आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम एक्शन लेंगे। ये बात सुनने के बाद आर्यन ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, आप लोगों का दिमाग खराब है, ये लड़की मर रही है और आप लोगों को अपने अस्पताल के रूल और रेगुलेशंस की पड़ी है। आर्यन का हाथ अपने कॉलर पर से हटाते हुए डॉक्टर ने कहा, देखिए सर, हम आपकी हालत समझ सकते हैं कि आप इस समय क्या फील कर रहे हैं, लेकिन सर समझने की कोशिश कीजिए, बिना हॉस्पिटल की फॉर्मेट छोटी ई सब पूरी करे बिना हम पेशेंट को कैसे एडमिट कर सकते हैं? मैं तुम्हारा ये पूरा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन? आर्यन सिन्हा। लेकिन आर्यन बीच में ही कहते कहते रुक गया क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह इस समय कोई आर्यन सिंघानिया नहीं है जिसके एक बार कहने पर पूरा हॉस्पिटल उसकी जी हुजूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। डॉक्टर आर्यन को अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन आर्यन ने ठंडे दिमाग से कम लिया और कोल्ड टोन में कहा, मेरा मतलब था तुम लोग जानते भी हो ये लड़की कौन है। अगर इस लड़की को कुछ भी हो गया तो तुम्हारा ये हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन के साथ डॉक्टर ने कहा, सर कौन है लड़की? काव्या सिंह है।
ये रुद्र प्रताप सिंह की पोती है, तुम्हारे लिए इतना इंट्रो काफी होगा, इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसका ट्रीटमेंट शुरू करो वरना। आर्यन ने गुस्से भरी नजरों से डॉक्टर की ओर देखते हुए उसे वार्निंग देते हुए कहा। जैसे ही डॉक्टर ने ये सुना कि काव्या रुद्र प्रताप सिंह की पोती है, इतना सुनते ही डॉक्टर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी और वह डर से कांपने लगा। डॉक्टर ने अपने आप को संभाला और उसने अपने स्टाफ को ऑर्डर दिया, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे, पेशेंट को इसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ और सर आप बाद में पेपर वर्क कर सकते हैं, हम अभी इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के गेट की रेड लाइट ऑन हो चुकी थी और काव्या को अंदर ले जाया जा चुका था। आर्यन वही आईसीयू के बाहर बैठा हुआ था, उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसके रहते हुए भी काव्या की आज ऐसी हालत है। आज उसे वह दिन याद आ रहा था जब पहली बार उसके दादाजी उसकी बाहों में इस तरह पड़े थे, जिस तरह से आज काव्या उसकी बाहों में थी। उसके हाथ आज भी उसी तरह से खून से सने हुए थे। वह आज बड़ी ही अपने हाथ की ओर इस तरह से देख रहा था जिस तरह से वह अपने दादाजी के खून के दिन अपने हाथों को देख रहा था। आर्यन को अपने हाथों की ओर देखते हुए वह लम्हा याद आने लगता है जब काव्या गोली लगने पर उसकी बाहों में गिर गई थी। फ्लैशबैक। काव्या मुस्कुराते हुए आर्यन के करीब आने लगती है, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराते हुए आर्यन के सामने आती है, अचानक से उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। आर्यन को समझ में आता है क्या अचानक से काव्या के चेहरे का रंग क्यों बदल गया, और तभी वह सामने ही आर्यन के बाहों में पड़ जाती है। आर्यन काव्या को अपने बाहों में थाम लेता है, लेकिन जैसे ही उसका काव्या के पीठ पर जाता है तो उसे उसकी पीठ पर चिपचिपा सा महसूस होता है। वह अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो चुके थे। ये देखकर वह काव्या की पीठ पर एक बार फिर से हाथ फेरता है तो वह देखता है कि काव्या की पीठ से खून बह रहा था। काव्या की पीठ से खून बहता हुआ देख आर्यन के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। वह अपने आसपास देखने लगता है। उसे समझ नहीं आया था अचानक से काव्या को गोली कैसे लगी। वह चारों ओर देख रहा था लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद जिसने गोली मारी थी वह अब तक वहां से भाग चुका था। आर्यन ने अपना ध्यान काव्या की ओर कंसंट्रेट किया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, काव्या अपनी आंखें खोलो। काव्या आर्यन के शब्दों को सुनती है और अपनी आंखें खोलती है। काव्या कुछ कह नहीं रही थी, वह आर्यन की ओर देख रही थी। आर्यन हकलाते हुए बोला, काव्या तुम्हें किसी ने गोली मारी है, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा और प्लीज अपनी आंखें बंद मत करना। आर्यन काव्या को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठता है और उसे काव्या की गाड़ी में साइड सीट पर बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी शुरू कर देता है। पूरे रास्ते आर्यन काव्या से कह रहा था अपनी आंखें बंद मत करना, और वही काव्या बस आर्यन की ओर देखे जा रही थी। फ्लैशबैक एंड। आर्यन वहीं पर चेयर पर बैठा हुआ सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था। आखिर काव्या को गोली किसने मारी और क्यों मारी, वह कई देर तक इसी बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते उसे एहसास होता है और आर्यन ने अपने आप से कहा, काव्या को गोली तब लगी थी जब वह मेरे सामने थी। इसका मतलब जिसने गोली चलाई उसका टारगेट काव्या नहीं थी, मैं था। लेकिन काव्या के बीच में आने की वजह से गोली उससे लगी। इसका मतलब आज काव्या की जो हालात है वो मेरी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। जब आर्यन को यह एहसास होता है कि काव्या को गोली लगने की वजह कोई और नहीं वह खुद था। आज उसे जिस जगह पर होना चाहिए था वहां पर काव्या मौजूद है, इसलिए वह अपने आप को काव्या का गुनहगार समझ रहा था। काव्या को ऑपरेशन थिएटर में गए हुए 1 घंटा बीत चुका था। तभी वहां पर रामू काका और कई बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। आर्यन ने पहले ही काव्या के फोन से रामू काका को काव्या की हालत बता दी थी और अस्पताल आने के लिए कह दिया था। उसी वक्त एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। नर्सिंग तेज आवाज में बोला, काव्या सिंह के रिलेटिव्स कौन है। जैसे ही आर्यन ने ये सुना वह खड़ा होता है और नर्स के पास जाने लगता है, लेकिन वह नर्स के पास पहुंचता उससे पहले ही रामू काका नर्स के पास पहुंच जाते हैं और उसे बोलते हैं, हम लोग काव्या बिटिया के लिए आए हैं, क्या वह इस समय ऑपरेशन थिएटर में। रामू काका को आगे आता हूँ आ देख आर्यन अपने कदमों को वहीं रोक लेता है। नर्स ने कहा, ये कुछ बिल और फॉर्मेलिटी है आपको पूरी करनी पड़ेगी, प्लीज आप एक बार देख लीजिए और उनको ब्लड की भी जरूरत है तो आपको अरेंज करना होगा। रामू काका, डोंट टी वरी, सब कुछ हो जाए लेकिन एक बात याद रखना, काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर रामू काका ने अपने पास में खड़े बॉडीगार्ड से इशारा किया। इशारा पाते ही वह बॉडीगार्ड समझ गया था कि आखिर रामू काका क्या कहना चाहते हैं। वह सारे डॉक्यूमेंट लेता है और उन सबको सबमिट करने के लिए चला जाता है और साथ ही ब्लड का भी अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही 1 घंटा और बीत जाता है, लेकिन रामू काका ने आर्यन की ओर ध्यान नहीं दिया और आर्यन ने भी रामू काका और उनके बॉडीगार्ड से दूरी बना रखी थी, क्योंकि वह उनके सामने नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकाल कर आता है। डॉक्टर को बाहर आता देख रामू काका उसके पास जाता है और आर्यन भी अपने कदम डॉक्टर की ओर बढ़ा देता है, लेकिन वह करीब नहीं जाता है पर दूर से ही सुनने के लिए रुक जाता है। रामू काका ने डॉक्टर से कहा, काव्या बिटिया कैसी है, क्या आपका काव्या की फैमिली मेंबर है। नहीं, मैं उसकी फैमिली मेंबर नहीं हूं, मैं उनकी फैमिली का बटलर हूं। उनकी पूरी फैमिली कुछ ही देर में यहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन काव्या मुझे अपने पर छोटी ईटा की तरह मानती है, इसलिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, काव्या बिटिया कैसी है।
अब वह खतरे से बाहर है लेकिन उन्हें अभी भी होश आने में काफी समय लगेगा। हम कह नहीं सकते हैं कि उन्हें होश कब आएगा। डॉक्टर काव्या को यहाँ पर एडमिट किसने करवाया था? काव्या सिंह को एडमिट करवाने वाला लड़का कुछ देर पहले यहीं पर था। इतना कहकर डॉक्टर अपनी नजरें इधर उधर घूमता है और आर्यन की ओर देखते हुए बोलता है, इन्होंने काव्या को एडमिट करवाया है। डॉक्टर की बात सुनकर रामू काका आर्यन की ओर देखते हैं। रामू काका आर्यन के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने समय पर काव्या बिटिया को यहाँ एडमिट करवा दिया, लेकिन न मैं क्या तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ तुम कौन हो और तुम्हें काव्या कहाँ मिली? आर्यन ये सुनकर अपनी नजरें चुराने लगता है। वह इस समय अपने आप को काव्या की इस हालात का जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह कह सके कि वह काव्या का बॉयफ्रेंड है। वह मुझे, मेरा मतलब है, जब मैं झील के किनारे से गुजर रहा था तब मुझे खून से लटपट मिली थी और मैंने उसे एडमिट करवा दिया। मेरा उससे कोई छोटी रिलेशन नहीं। कहते समय आर्यन की आवाज में हिचकिचाहट महसूस की जा सकती थी। आर्यन अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, अब वह खतरे से बाहर है तो और आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। माफ करना लेकिन हम तुम्हें जान नहीं दे सकते क्योंकि अभी तुम इकलौते गवाह जिसे इस इंसिडेंट के बारे में पता है। जब तक काव्या को होश नहीं आ जाता या फिर गोली चलाने वाला शूटर पकड़ नहीं जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जरूरी काम है। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम जा सकते हो, लेकिन जब हम तुम्हें बुलाएं तुम्हें आना पड़ेगा। आर्यन अपना सर झुकाता है और वहां से अलविदा कहकर चला जाता है। रामू काका ने बॉडीगार्ड से कहा, पता करो कहाँ जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यह झूठ कह रहा है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियन आई री ऑफ द रिवेंज सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 116 अर्जुन को काव्य के बेअमी टाकला। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम जा सकते हो, लेकिन जब हम तुम्हें बुलाएं तुम्हें आना पड़ेगा। आर्यन अपना सर झुकाता है और वहां से अलविदा कहकर चला जाता है। रामू काका ने बॉडीगार्ड से कहा, पता करो कहाँ जा रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यह झूठ कह रहा है। इटली में अर्जुन अपने असिस्टेंट कपिल और अपने भरोसेमंद बॉडीगार्ड राइडर के साथ अपने प्राइवेट जेट में बैठने के लिए प्लेन के पास जा रहा था। फाइनली उसका यहाँ पर जो भी काम था वह सब खत्म हो चुका था और अब वह इंडिया जा रहा था। वह ने प्राइवेट जेट में जाकर बैठ जाता है कि तभी कपिल का फोन कॉल बजने लगता है। कपिल को फोन कॉल बजने पर कपिल अर्जुन की ओर देखता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, सॉरी बॉस, फोन साइलेंट करना भूल गया था। अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, जल्दी से कॉल अटेंड करो। इसकी आवाज से इरिटेशन हो रही है, सख्त लहजे में अर्जुन ने कहा। हम कपिल फोन कॉल अटेंड करता है। फोन कॉल अटेंड करते ही वह शॉक रह जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अर्जुन कपिल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगा सकता था कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से कपिल का चेहरा का रंग उड़ गया है। कपिल ने फोन रखा और अर्जुन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अर्जुन को बताए कि अभी किसका फोन था। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कुछ गड़बड़ हुई है, बोलो क्या हुआ है? अर्जुन सख्त लहजे से कहा। बॉस, अभी मिस्टर एडवर्ड का कॉल आया था, रामू काका का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि काव्या मैम, आपको किसी ने गोली मार दी है, डरते हुए कपिल ने कहा। यह सुनने के बाद अर्जुन और उसके साथ में बैठा हुआ राइडर दोनों को ही झटका लगता है। अर्जुन न अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? बॉस, बकवास नहीं कर रहा हूं, सच में किसी ने काव्या मैम को गोली मार दी है और वह इस समय ऑपरेशन थिएटर में है। अर्जुन ने गुस्से में चिल्लाते कहा। किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बहन को गोली मारी? अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता है। रामू काका आपकी परमिशन का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना है। पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसने ये हरकत की है उसकी जान मैं अपने हाथों से खुद लूंगा, डार्क ऑरा के साथ अर्जुन ने कहा। ठीक है बॉस, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द इंडिया पहुंचना है। आर्यन अभी गुस्से में था क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वह बहुत परेशान था। वह अपने आप को काव्या की हालत का जिम्मेदार समझ रहा था। वह अपने इस गुस्से को कहीं पर यूज करना चाहता था लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी। बट फाइनली वह डेविड के पास जाता है ताकि वह अंडरग्राउंड बैटल में अपना गुस्सा उतार सके। आज की लड़ाई में वह अपने सामने वाले कंपटीटर की हालत बहुत बुरी कर देता है। उसकी आज तक की सभी फाइट्स में ये वाली फाइट सबसे खतरनाक थी। उसके सामने वाला अपॉइंटमेंट उससे बार बार गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा था, लेकिन आर्यन पर ना जाने कैसा खून सवार था कि वह उसे मारने पर उतर आया था। बड़ी ही मुंह शक्ल से डेविड ने अयान को वहां से अलग किया और उसे साइड में लेकर आता है। आर्यन की आंखों में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था, अभी भी उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, अभी भी उस पर खून सवार था। यह देखकर डेविड आर्यन से बोला, तुम्हें हुआ क्या है, क्या रहे हो? क्या तुम अपने अपोनेंट की जान लेना चाहते थे? आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उसकी जान लेना चाहता हूं, मैं हर एक उस इंसान की जान लेना चाहता हूं जिसने मेरी खुशियों को छीन लिया, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरे दादाजी को मुझसे छीन लिया, जिसने मुझे मेरी मां से दूर कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस दुनिया के सामने छुपकर घूम रहा हूं और
उन्होंने आज मेरे प्यार को मारने की कोशिश की। मैं हर उसकी इंसान की जान लेना चाहता हूँ जिनका मेरी जिंदगी बर्बाद करने में हाथ है। अपने हाथों को उसके खून से रंगना चाहता हूँ। कहते कहते आर्यन की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। डेविड ने पहले कभी भी रॉबिन को ऐसा नहीं देखा था। उसने तो हमेशा एक कोल्ड और सख्त रॉबिन देखा था जिसकी एक नज़र से सामने वाला कांपने लगता था, लेकिन आज रॉबिन को देखकर उसे महसूस हो रहा था कि वह जिस रॉबिन को जानता था वह तो सिर्फ एक मुखौटा था, बल्कि उसे रॉबिन के पीछे उसने एक मासूम सा इंसान छुपा रखा है जिसके दिल में न जाने कितना दर्द भरा हुआ है और वह दर्द चाहकर भी किसी से बयां नहीं कर पा रहा है। वह तो बदले की आग में झुलस रहा है। रॉबिन की आंखों में आंसू देखकर डेविड उसे गले से लगा लेता है। डेविड कोई इमोशनल इंसान नहीं था, लेकिन आज आर्यन की ऐसी हालत देखने के बाद वह भी अपने इमोशंस को एक से रेस करने से रोक नहीं पाया। उसने उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम किसे जान से मारना चाहते हो? डेविड, आर्यन दर्द भरी आवाज में बोला। डेविड, वो मुझे मारना चाहते थे लेकिन काव्या बीच में आ गई, मेरी वजह से उसे गोली लग गई। आज उसकी इस हालात के जिम्मेदार मैं हूं। क्या तुम्हें कोई मारना चाहता है? लेकिन तुम्हें कौन मारना चाहता है? मुझे नहीं पता वह कौन है और कहाँ है उसकी माँ। छोटे उज से क्या दुश्मनी है? मुझे कुछ नहीं पता है। मैं 5 साल से बदले की आग में जल रहा हूँ। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है जिसने मेरी बर्बाद करके अपनी जिंदगी को आबाद करके बैठा हुआ है। वह कौन है जिसे मेरी जिंदगी से खुशियां छीनकर खुशियां मिलेगी? रॉबिन, मुझे शुरू से बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ है क्या? पता मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे पता है तुम्हारे लिए छोटी ईए इस हालत में किसी पर भी भरोसा करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आर्यन इस समय काफी ज्यादा दुखी था, इसलिए डेविड की बात मान जाता है और उसे सबका छोटे ऊंचा बता देता है। वह पिछले 5 सालों से क्या झेल रहा है और आज काव्या के साथ क्या हुआ सब कुछ उसे बता देता है। आर्यन डेविड के साथ में कुछ घंटे तक बैठता है। वह अपने गम को भुलाने के लिए उसके साथ में बियर तक बड़ीता है। जब रात के 1 बजे बज जाते हैं तो वह अपनी जगह से खड़ा होता है और डेविड से कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। रॉबिन, मेरा मतलब है आर्यन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। रायन, लेकिन तुमने कहा ना तुम्हें कोई मारना चाहता है, और अगर तुम अकेले जाओगे तो क्या पता वह तुम्हारे पीछे एक बार फिर से आ जाए। तुम्हें इस तरह से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, कम से कम मुझे मारने के बहाने वह लोग मेरे सामने आने की हिम्मत तो दिखाएंगे। रॉबिन सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहा। रॉबिन, प्लीज समझने की कोशिश। लेकिन आर्यन ने डेविड को एक बार फिर से मना करते हुए कहा, डेविड, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा और मैं इतने भी नशे में नहीं हूं कि मैं अपनी रक्षा न कर सकूं। प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं। और इतना कहकर आर्यन वहां से निकल जाता है। डेविड ने आर्यन को रोका नहीं, वह बस वहीं पर खड़ा रहा और उसने कहा, आर्यन, मैं वादा करता हूं तुम्हारी इस जंग में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे दुश्मनों को ढूंढने में और उनकी जान लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 117, आर्यन का कार टकराना। लेकिन आर्यन ने डेविड को एक बार फिर से मना करते हुए कहा, डेविड, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा और मैं इतने भी नशे में नहीं हूं कि मैं अपनी रक्षा न कर सकूं। प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं। और इतना कहकर आर्यन वहां से निकल जाता है। डेविड ने आर्यन को रोका नहीं, वो बस वहीं पर खड़ा रहा और उसने कहा, आर्यन, मैं वादा करता हूं तुम्हारी इस जंग में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे छोटे दुश्मनों को ढूंढने में और उनकी जान लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। रात के लगभग 2 बजे बज रहे और आर्यन उन्हीं खून से सने हुए कपड़ों को पहने हुए है फुटपाथ पर चल रहा था। वह काफी दुखी था और यह उसका चेहरा देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता था। उसके हाथों में कई जगह पर चोट लगी थी क्योंकि उसने फाइट की थी, जिसकी वजह से उसके हाथों के बैक साइड पर और उसके चेहरे पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। लेकिन शायद उसे उन घावों में दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे बड़ा दर्द तो उसके दिल में हो रहा था। आर्यन सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। रात के समय में उसे कोई भी रिक्शा या ऑटो नहीं मिलने वाला था, इसलिए वह पैदल ही अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके आगे वाले स्ट्रीट लाइट लैंप पर एक गोली जाकर टकराती है और गोली की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह उस निशान की ओर देखता है और देखते ही समझ जाता है किसी ने सर पर फिर से गोली चलाई है। इसका मतलब डेविड सही था, उसे जान से मारने वाला, उसकी जान लेने वाले लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। आर्यन अपने चारों ओर देखता है, तभी एक बार फिर से फायरिंग होती है। आर्यन देखता है कि दूसरी ओर एक आदमी था जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को छिपाने के लिए एक मास्क लगा रखा था। उसके हाथ में बंदूक थी और वह उसकी ओर ही गोली चलाते हुए आ रहा था। उसके हाथ में बंदूक होने के कारण आर्यन उसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए भगाना ही जरूरी समझा। वह भागने के लिए अपने कदम बढ़ाता है कि तभी उसके हाथ पर जाकर गोली लग जाती है और गोली लगते ही उसके हाथों से खून बहन
लगता है और उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने दर्द को कंट्रोल करता है। वह खून को रोकने के लिए अपने हाथ को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था वह भी आर्यन को भागता हुआ देख उसके पीछे भागने लगता है। आदमी बैक टू बैक आर्यन पर फायरिंग करता रहता है और आर्यन बचते बचाते हुए बस वहां से भागता रहता है। तभी आदमी की बंदूक से सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है कि जब आर्यन को एहसास होता है कि पीछे फायरिंग नहीं हो रही है तो वह पीछे पलट कर देखता है। वह आदमी रुका हुआ था क्योंकि उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। आर्यन मौके का फायदा उठाता है और आदमी के करीब जाता है और उसे मारने लगता है। आर्यन के हाथ से लगातार खून बह रहा था, उसके बावजूद भी आर्यन उस आदमी से लड़ने लगता है और आदमी बचते हुए आर्यन को अपने मास्क को हटाने से रोक रहा था। कई देर तक आर्यन की उस आदमी के साथ में हाथापाई चलती है। आर्यन आदमी के सामने बार बार चिल्ला रहा था, कौन हो तुम, क्यों मुझे मारना चाहते हो? लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता है। आदमी को जब महसूस होता है कि अगर वह आर्यन के सामने और रहा तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए वह मौके का फायदा उठाकर आर्यन को धक्का देता है और आर्यन से बचकर भागने लगा। लेकिन आर्यन उसे छोड़ने वाला नहीं था। हाथ से खून बहने के बावजूद भी वह उस आदमी के पीछे भागने लगा। आर्यन कहीं देर तक उस आदमी का पीछा करता रहता है। वही आर्यन आदमी का पीछा करते हुए सड़क पर भागने लगता है। जब आर्यन का ध्यान पूरी तरह से उस आदमी को पकड़ने पर था तभी अचानक से आर्यन एक ब्लैक मर्सिडीज से टकरा जाता है। गाड़ी से टकराने के कारण आर्यन वहीं पर सड़क पर गिर जाता है। आर्यन सड़क पर पड़े हुए अधमरी हालत में भी उस दिशा की ओर देख रहा था जिस दिशा की ओर वह आदमी भाग कर गया था। वह यह मौका हाथ से नहीं होन आ चाहता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह उठ नहीं पाता है और साथ ही उसकी आंखें बंद होने लगती है। जब वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है आर्यन कार से टकरा चुका है और वहीं पर गिर चुका तो उसे लगता है कि आर्यन मर चुका है, क्योंकि आर्यन पहले से ही गोली लगने की वजह से घायल था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फाइनली यह मर गया और अब इसके बारे में बॉस को पता नहीं चलेगा और मेरी जान बच जाएगी। और वह वहां से निकल जाता है। आर्यन सड़क पर बेहोश पड़ा था। उस ब्लैक मर्सिडीज कार के अंदर ड्राइवर ने कहा, बॉस कोई गाड़ी से टकरा गया है। कार का ड्राइवर कोई और नहीं राइडर था और उसके बगल वाले सीट पर कपिल बैठा हुआ था और पीछे अर्जुन ब्लैक कपड़ों में किसी माफिया किंग की तरह बैठा हुआ था। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम देखकर गाड़ी भी नहीं चला सकते हो? सामान्य बर्ताव करते हुए राइडर ने कहा, बॉस मेरी गलती नहीं है, यह अचानक से सामने आ गया था। लगता है ये आदमी दारू पीकर सड़क पर भटक रहा था, वरना आधी रात को कौन इस तरह से सड़क पर भटकता हुआ नजर आएगा। आखिरी लाइन राइडर ने मुंह बनाते हुए कही। लेकिन कपिल ने सॉफ्ट टोन में कहा, लेकिन सर हमें एक बार उसे देखना चाहिए, क्या पता वह मर गया हो और क्या पता वह जिंदा हो और इसीलिए उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े। कपिल के बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाते हैं। कपिल, अगर वह जिंदा होगा तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे अपनी कार में लेकर जाऊं और अपनी कार को खराब करूं? क्या अब तुम सड़क पर चलते हुए बेवड़ों को मेरी कार में बैठाओगे? सर्द आवाज में अर्जुन ने कहा। लेकिन सर किसी की जिंदगी का सवाल। कहते समय कपिल के चेहरे पर सड़क पर पड़े हुए आदमी के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। कपिल की बात सुनकर राइडर ने अपने मन में सोचा, यह इंसान कितना इमोशनल है, इसके दिल में सड़क पर चलते हुए बेवड़े के लिए भी हमदर्दी है। सोचते हुए वह अपना मुंह बना देता है। अर्जुन, अगर उसे अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी होती तो वह कभी भी हमारी कार के सामने नहीं आता। कपिल, बॉस सह बड़े ही कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए और हमें इसे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। वैसे भी बॉस को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। भले काव्या मैम अभी खतरे से बाहर है, लेकिन बॉस को इस समय अपनी बहन का पास होना चाहिए, न कि सड़क पर चलते हुए किसी आदमी की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। राइडर ने कपिल को समझने की कोशिश करते हुए कहा। कपिल ने राइडर की ओर घूरते हुए कहा, राइडर तुम क्या एक पल के लिए चुप रह सकते हो? और बॉस प्लीज एक बार मुझे उसे चेक करने दो, क्या पता वह जिंदा हो। अगर वह आदमी जिंदा है तो कम से कम एम्बुलेंस को कॉल तो कर सकते हैं, वरना हम बेवजह ही किसी की मौत के जिम्मेदार बन जाएंगे। अर्जुन ना चाहते हुए भी कपिल की बात मान जाता है, क्योंकि कपिल उसका काफी सालों से असिस्टेंट था। इसलिए अर्जुन जानता था कि कपिल थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड टाइप का इंसान था और अगर उसने आज सड़क पर पड़े आदमी की मदद नहीं की तो कपिल जिंदगी भर के लिए अपने आप को कोसता रहेगा। बस इसीलिए वह बोला, ठीक है जाकर उसे देख लो, अगर मर चुका है तो उसकी लाश को सड़क के साइड में पटक देना और जिंदा है तो एम्बुलेंस को कॉल कर देना। कहा नी मैं आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 118 द लास्ट चैप्टर। कपिल ने राइडर की ओर घूरते हुए कहा, राइडर तुम क्या एक पल के लिए चुप रह सकते हो? और बॉस प्लीज एक बार मुझे उसे चेक करने दो, क्या पता वह जिंदा हो। अगर वह आदमी जिंदा है तो कम से कम एम्बुलेंस को कॉल तो कर सकते हैं, वरना हम बेवजह ही किसी की मौत के जिम्मेदार बन जाएंगे। अर्जुन ना चाहते हुए भी कपिल की बात मान जाता है, क्योंकि कपिल उसका काफी सालों से असिस्टेंट था। इसलिए अर्जुन जानता था कि कपिल थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड टाइप का इंसान था और अगर उसने आज सड़क पर पड़े
मी की मदद नहीं की तो कपिल जिंदगी भर के लिए अपने आप को कोसता रहेगा। बस इसीलिए वह बोला, ठीक है जाकर उसे देख लो, अगर मर चुका है तो उसकी लाश को सड़क के साइड में फेंक देना और जिंदा है तो एम्बुलेंस को कॉल कर देना। राइडर, लेकिन बॉस इसकी क्या जरूरत है? अर्जुन ने कुछ कहा नहीं लेकिन राइडर की और तिरछी नजरों से देखा, जिसका मतलब था कि चुप रहो। अर्जुन के नजरों को देखकर राइडर अपना मुंह बंद कर लेता है। कपिल राय डर की और गुस्से से देखा है और फिर अर्जुन की ओर देखते हुए अपना सर झुकाकर बोला, ठीक है बॉस। और इतना कहकर वह कार से उतरता है और आर्यन के पास जाता है। आर्यन को देखता है। इस वक्त आर्यन के हाथ से खून बह रहा था, जिसकी वजह से सड़क लाल हो चुकी थी। स्ट्रीट लैंप जले रहने के कारण कपिल को आर्यन की बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। आर्यन अपने पेट के बल लेटा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा कपिल को दिखाई नहीं दे रहा था। कपिल ने आर्यन की हालत को देखते हुए बोला, इसकी हालत तो काफी क्रिटिकल लग रही है और इसके हाथ से खून बह रहा है। इतना कहते हुए कपिल आर्यन के हाथ को टच करता है और आगे बोला, ये तो गोली का निशान है, इसे किसी ने गोली मारी है। शराब की भी बदबू आ रही है, इसका मतलब इसने नशा भी किया है। क्या ये जिंदा है या नहीं? इतना कहकर कपिल उसे पलटता है और उसका चेहरा देखता है। उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर उसकी सांसों को चेक कर रहा था। आर्यन की सांसें अभी भी चल रही थी। भगवान का शुक्र, इसकी सांसें से अभी भी चल रही है। लेकिन फिर वह आर्यन का चेहरा गौर से देखने के लिए उसकी टुट्टी को पकड़कर इधर उधर हिलता है। आर्यन का चेहरा देखते हुए वह एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, ये लड़का जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कपिल यही सोच रहा था कि उसने आर्यन को कई बार गौर से देखा है और याद करने की कोशिश की कि उसने उसे कहाँ देखा है, लेकिन न तभी वह अपनी जगह से खड़ा होता है और खड़े होते हुए बोला, ये तो आर्यन सिंघानिया है, लेकिन ये तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुका था ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? बॉस ने इसकी लाश नहीं देखी थी, इसलिए कभी विश्वास नहीं किया कि यह मर चुका है, इसलिए वह 2 साल से इसे ढूंढ रहे हैं। मुझे बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतना कहकर कपिल एक बार फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और अर्जुन के सामने वाला शीशा खटखटाते हुए बोला, बॉस ओपन द डोर। अर्जुन जब कपिल को अपने सामने विंडो को खटखटाते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। उसने कहा, मैंने इसे कहा था कि मैं इस आदमी को अपनी गाड़ी में नहीं रखूंगा, फिर भी ये दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? इतना कहकर अर्जुन अपनी साइड का विंडो नीचे करता है। कपिल ने हकलाते हुए कहा, बॉस मुझे लगता है आपको एक बार कार से बाहर आकर देखना चाहिए, क्योंकि वो आदमी। लेकिन कपिल की बात को बीच में ही काटते हुए अर्जुन ने कहा, कपिल मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी कौन है। अगर वह जिंदा है तो एम्बुलेंस को कॉल कर दो, और अगर मर चुका है तो उसकी लाश को साइड में कर दो, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। सख्त लहजे में अर्जुन ने कहा, बॉस मेरी बात तो सुनो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे वह आदमी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, राइडर ने कहा, ऐसा भी कौन है कपिल जिसके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो? बॉस आप वो आदमी वो है जिसे आप 2 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप पिछले 2 साल से जिसकी लाश के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वह आदमी वही है, आर्यन सिंघानिया। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना उसके चेहरे पर शौकन भरे एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद इंडिया आने के बाद उसे सबसे पहले न्यूज आर्यन की ही मिलेगी। सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आर्यन खुद उसके सामने आ जाएगा। वह आर्यन को पिछले 2 सालों से तलाश कर रहा था। उसे कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि आर्यन मर चुका है, क्योंकि उसने कभी उसकी लाश देखी नहीं थी। अर्जुन को झटका लगा था, जिसकी वजह से वह सुन हो गया था। कपिल ने एक बार फिर से चिल्लाते बोला, बॉस आइयो। जैसे ही कपिल की आवाज अर्जुन के कानों में पती है, अर्जुन को होश आता है और वह अपने कार का दरवाजा खोलकर कपिल को साइड करते हुए भागते हुए आर्यन के पास जाता है और आर्यन का फेस देखते ही वह वहीं पर रुक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने आर्यन को देख रहा है, और जब इतने सालों बाद में आर्यन को देख रहा है तो वह उसे इस हालत में देख रहा है। उसने ऐसा कुछ कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आर्यन से दोबारा मिलेगा तो उसे इस हालत में मिलेगा। आर्यन को ऐसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। आर्यन के सर को अपने गोद में रखते हुए उसने उसके गालों पर थपथपाते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, आर्यन अपनी आंखें खोलो, प्लीज आर्यन अपनी आंखें खोलो, देखो मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा पार्टनर, प्लीज आर्यन अपनी आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, ये स्टोरी का सीजन 1 कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी नई कहानी आने वाली है। जब तक आप लोग दूसरी कहानियों का आनंद उठाएं और हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।